अध्याय 721। ऑक्स सैकड़ों वर्षों से एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट दायरे में छिपे हुए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि वे इस जगह को अपनी उंगलियों के पीछे की तरह जानते थे। वेयरवुल्फ्स की अगुवाई में जियांग नान ने एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर लिया। यह कहा जा सकता है कि सभी खतरनाक क्षेत्रों में यात्रा सुगम रही। अर्जुन ने वेयरवोल्फ की व्याकरण संबंधी गलतियों को सुधारने और उसे बोलने का सही तरीका सिखाने के लिए भी काफी प्रयास किया। वेयरवोल्फ सीखने में बहुत रुचि रखता था, लेकिन सबसे खुशी की बात यह थी कि एक असली इंसान उसके साथ बातचीत करने को तैयार था। यही तो कई ऑर्क का सपना होता था। रात का खाना। वेयरवोल्फ ने अपनी पीठ पर लगे बड़े से ढांचे से कच्चे मांस का एक टुकड़ा निकाला और अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने उसे यही तरीका बताया था। अगर उसे इंसानी भाषा बोलने में दिक्कत हो रही हो तो उसे आसान वाक्यों से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे उनसे परिचित होना चाहिए। फैन, तुम। अर्जुन अवाक होकर हंसा और कच्चे मांस को पीछे धकेल दिया। यह उन दोनों के रास्ते में दूसरा दिन था। एक दिन और वे दिव्य बिजली पा ही लेंगे। अर्जुन का मन भी खुश हो गया। हालांकि दिनों की गिनती करते हुए संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट पहले से ही बहुत करीब था और यह आधे महीने में शुरू होगा। भले ही उसने कल दिव्य बिजली प्राप्त कर ली हो, फिर भी उसे स्नो ईगल सिटी तक लंबी दूरी तय करनी होगी। स्नो ईगल सिटी से उत्तरी महासागर महाद्वीप की सीमा पर बंदरगाह टेलीपोर्टेशन सरणी तक विशाल बर्फीले मैदानों को पार करना होगा और टेलीपोर्टेशन की एक श्रृंखला के बाद 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर वापस आना होगा। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो अर्जुन ने भविष्यवाणी की कि वह संप्रदाय योग्यता टूर्नामेंट से 2 या 3 दिन पहले पहुंचेंगे। अर्जुन अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे बगल से एक तेज हवा आती हुई महसूस हुई। उसके तुरंत बाद एक परछाई तेजी से बाहर आई और उस कच्चे मांस को उड़ा ले गई जिसे वेयरवुल्फ काटने ही वाला था। क्या बकवास है! वेयरवुल्फ दंग रह गया और अपना सिर खुजाने लगा। अर्जुन शुरू से ही सतर्क था, लेकिन उसने महसूस किया कि दुश्मन केवल कच्चे मांस का एक टुकड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी खूंखार निगाहें उस प्रतिबिंब का पीछा कर रही थीं और उन्होंने देखा कि वह प्रतिबिंब अचानक एक पेड़ के पीछे रुक गया। पता चला कि वह भी एक वेयरवुल्फ था और इस वेयरवुल्फ का स्वभाव स्पष्ट रूप से अधिकांश ऑर्क से पूरी तरह अलग था। इस वेयरवुल्फ के चेहरे पर एक लंबा निशान था, उसकी बाईं आंख से लेकर ठोड़ी तक। यह निशान उसके चेहरे को चीरता हुआ बेहद खतरनाक लग रहा था। वेयरवुल्फ का फर भी दुर्लभ शुद्ध काले रंग का था। इसकी कंकाल संरचना एक पारंपरिक वेयरवुल्फ की तुलना में कहीं अधिक चौड़ी थी। पहली नजर में यह वेयरवुल्फ भालू के संकर जैसा लग रहा था। जख्मी वेयरवुल्फ ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से घूरा। उसने एक सिसकारी भरी और कच्चा मांस मुंह में ठूंसता रहा। अर्जुन को जख्मी वेयरवुल्फ से एक खतरनाक गंध महसूस हुई। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए जख्मी वेयरवुल्फ की ओर चला गया। जख्मी वेयरवुल्फ अचानक हिंसक रूप से उछला और अर्जुन की ओर झपटा। उसने सचमुच अर्जुन पर झपट्टा मारा। कितनी बड़ी ताकत! अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह खुद को नीचे गिरा सकता था? कैसी शारीरिक क्षमता थी यह! दहाड़! अर्जुन की ओर ले जा रहा वेयरवुल्फ तुरंत क्रोधित हो गया। वह चारों पैरों पर खड़ा हुआ और जख्मी वेयरवुल्फ की ओर तेजी से दौड़ा। जख्मी वेयरवुल्फ ने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी पूंछ, जो एक स्टील के कोड़े की तरह थी, सीधे वेयरवुल्फ गाइड को आकाश में उड़ा ले गई। हे भगवान! अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली। जख्मी वेयरवुल्फ की आंखें जोर से चमक रही थीं जब उसने अर्जुन का गला काट लिया। हालांकि उसके तीखे दांत अर्जुन की गर्दन से लगभग 1 इंच दूर रुक गए और उसकी आंखों से आंसू की 2 धारें बह निकलीं। ठीक इसी समय एक स्टील की रस्सी अचानक उड़कर उस जख्मी वेयरवुल्फ की गर्दन में फंस गई। इसके बाद ताकतवर ऑर्क्स का एक बड़ा समूह जंगल से बाहर निकल आया। ये ऑर्क्स किसी और कबीले से आए थे।
10 ऑक्स हेड्स थे जो स्कार्ड वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए इंसान की कमर से भी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये टॉरन असाधारण थे। ये असल में याक थे जिनके पूरे शरीर पर घने बाल उगे हुए थे। हर एक की ऊंचाई 8 से 9 मीटर थी, लेकिन उनके शरीर उन टॉरन से दोगुने से भी ज्यादा चौड़े थे जिन्हें अर्जुन ने पहले देखा था। फिर भी क्रूर स्कार वेयरवुल्फ चीखता और भागता रहा। वह 10 टॉरेन को जमीन पर गिराने के लिए एक व्यक्ति की ताकत पर निर्भर था और लगातार जमीन पर फिसल रहा था। एक और रस्सी उड़कर आई और जख्मी वेयरवुल्फ को फंसा लिया। उसने इसे पकड़ लिया। जल्दी करो। बाकी 10 याक आदमी आगे बढ़े और रस्सियों को ऐसे पकड़ लिया जैसे रस्साकशी चल रही हो। 20 टॉरेन एक वेयरवुल्फ से उलझ रहे थे। इसके बाद दूर से ऑर्क्स के बड़े समूह दौड़े चले आए। ज्यादातर बैलों के सिर का फर मोटा और सफेद था, जबकि ऑर्क समूह के भालू बर्फ सफेद फर में लिपटे ध्रुवीय भालू थे। मानव ऑक्स केवल दागदार वेयरवुल्फ को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और केवल अब उन्होंने अर्जुन के अस्तित्व को देखा। ऑक्स तुरंत घबरा गए। अर्जुन बहुत भावुक हो गया। ये ऑक्स उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने इंसान शब्द कहा तो अपने ही अंदाज में बोले। जख्मी वेयरवुल्फ को 20 याक आदमियों ने बांध दिया और वह पागल हो गया। जख्मी वेयरवुल्फ गुस्से से आसमान की ओर चीखा और उसकी सारी मांसपेशियां फट गईं। उसकी मांसपेशियों के असामान्य उभार की वजह से उसकी त्वचा में खूनी दरारें तक पड़ गई थीं। लाल रक्त बह निकला, जिससे दागदार वेयरवुल्फ खूनी भेड़िए में बदल गया। आओ, जख्मी वेयरवुल्फ पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और 2 स्टील की रस्सियों को इधर उधर फेंक दिया। 20 याक भी आगे पीछे उछलकर विशाल पेड़ों से टकरा गए। मैं जाऊंगा। अर्जुन की आंखें लगभग गिर गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी युआन क्यों भड़क उठी। उसने एक हाथ से जख्मी वेयरवुल्फ को जमीन पर जोर से दबा दिया। जख्मी वेयरवुल्फ ने अर्जुन को उखाड़ फेंकने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन छोटा अर्जुन वास्तव में एक विशाल हरे पहाड़ की तरह था जो उसे मजबूती से दबा रहा था। यह दृश्य देखकर सभी ऑर्क्स हैरान रह गए। महान शक्ति। एक बूढ़ा टॉरेन बाहर आया और अर्जुन को प्रणाम किया। आदरणीय मानव, हमारे कबीले के सदस्यों ने आपको नाराज किया है। कृपया अपने पापों का प्रायश्चित करें। आखिर क्या हो रहा है? अर्जुन ने उलझन में पूछा। कुछ पूछताछ के बाद पता चला कि इस दागदार वेयरवुल्फ ने इंसानों को मार डाला था। ऑर्क जनजाति में यह एक अक्षम्य पाप था। टॉरेन बुजुर्ग के शब्दों में, मानव जाति की क्षमा पाने और दुनिया भर में हमारी खोज को रोकने में हमें हजारों साल लग गए। हालांकि उसके हाथ मानव रक्त से रंगे हुए थे। जब अर्जुन ने दोबारा पूछा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक दुखद कहानी थी। इस जख्मी वेयरवुल्फ को बचपन से ही मनुष्यों द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन मनुष्य उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते थे, उसके गले में पट्टा डाल देते थे और उसे अन्य राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए कोलोसियम में जाने देते थे। इस दागदार वेयरवुल्फ को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने कोई द्वेष नहीं रखा और अपने मालिक के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उसने अपने मालिक के लिए अनगिनत जीतें हासिल की थीं और वह एक बार भी असफल नहीं हुआ था। वह दिन भर पशुओं के बाड़े में रहता था और जब भी वह अपने मालिक को आते देखता तो उत्साह से अपनी पूंछ हिलाता था। लेकिन फिर भी जब एक दिन उसने सोचा कि उसकी मनुष्यों और उसके स्वामी के साथ मित्रता है और उसने अपनी गर्दन से कॉलर उतारने का दुस्साहस किया, तो मनुष्य क्रोधित हो गए और उसे क्रूस पर बांध दिया तथा उसे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देना चाहते थे। उसने फिर भी विरोध नहीं किया। वह अपने स्वामी के लिए मरने को भी तैयार था। उसने शांति से भाग्य की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और शांति से अपने सम्मान की धधकती आग में पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि जिस मालिक ने उसे 15 वर्षों तक कैद रखा था, उसने सबके सामने उसके चेहरे पर थूका, उसका मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया और उसकी सारी निष्ठा और प्रयास को कचरे के समान समझा जिसे वह अपनी इच्छानुसार रौंद सकता था।
वह हताश था। उसने बेड़ियां तोड़ दी और उस मालिक का पेट भी फाड़ दिया जिसने उसे पाला था। वह सुदूर उत्तर की ओर भाग गया और अद्भुत दृढ़ता के साथ असीम उत्तरी महासागर को तैरकर पार कर गया। हालांकि जब वह संयोगवश चरम शीत गुप्त क्षेत्र में छिप गया और अपने ही देशवासियों से मिला, तो उसके देशवासियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने लोगों की हत्या की थी। वे उसे कैद करना चाहते थे। यह कहानी सुनते ही अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने वेयरवुल्फ के कंधे पर थपथ पाया और उसे एक अनोखी मुस्कान दी। क्या तुम मेरे पीछे आओगे? मैं तुम्हें मानव दुनिया में ले जा सकता हूं। जख्मी वेयरवुल्फ अचानक कांप उठा। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और अर्जुन के पैरों के नीचे रोना शुरू कर दिया। मैं मानव दुनिया में रहना चाहता हूं। मैं सचमुच जीना चाहता हूं। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहे कुछ भी करूं, इंसान मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्यों? यदि आप मुझे अपने यहां रखने को तैयार हैं, तो मैं जीवन भर आपका सबसे वफादार सेवक रहूंगा। उसने अपना सिर नीचे किया और अर्जुन की हथेली अपने सिर के ऊपर रख ली। यह एक वेयरवुल्फ का धनुष था, जो उसकी आज्ञाकारिता और प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करता था। अर्जुन ने अपना हाथ हटा लिया। उसने जख्मी वेयरवुल्फ का हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, तुम्हारे शरीर में आधा मानव रक्त प्रवाहित है। तुम मेरे हमवतन और रिश्तेदार हो। रिश्तेदारों को आपके सिर पर हाथ रखने के बजाय इस तरह हाथ मिलाना चाहिए। अब से तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें यहां से ले जाकर इंसानों की दुनिया में रहना चाहता हूं। यदि कोई तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हारा अपमान करना चाहता है, तो उसे मेरी लाश को रौंदना होगा। अध्याय 722। सच में? क्या तुम सचमुच ऑक्स को अपने यहां रखने को तैयार हो? टॉरेन का बूढ़ा आदमी दंग रह गया। उसने पहली बार किसी इंसान से ऐसे शब्द सुने थे। क्या मैं इसे अपने साथ ला सकता हूं? एक याक आदमी दौड़कर आया और मूर्खतापूर्ण ढंग से बोला, मेरे पास आओ, मेरे पास भी आओ। जब ऑक्स ने यह सुना, तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने आह भरी और टॉरेन बुजुर्ग से कहा, मुझे वास्तव में खेद है। मैं केवल अपने एक ऑर्क हमवतन को ही ले जा सकता हूं। वर्तमान में मनुष्यों का ऑर्क्स के प्रति प्रतिरोध काफी गहरा है। अगर मैं बड़ी संख्या में ऑर्क्स को मानव दुनिया में लाऊं, तो मुझे डर है कि इससे अराजकता फैल जाएगी। टॉरेन बुजुर्ग ने कहा, मैं यह सब समझता हूं। यह पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह का दर्द झेला है। आप एक भी ऑर्क को छीनने को तैयार हैं। यह हमारी अटूट आशा है। चिंता मत करो। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैं इंसानों को इसकी आदत डालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मेरे साथी ऑक्स, मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब और देरी नहीं करूंगा। अर्जुन ने भीड़ का अभिवादन किया और दोनों वेयरवुल्फ के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में अर्जुन ने जख्मी वेयरवुल्फ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? जख्मी वेयरवुल्फ ने अपने हाथ नीचे रखे और सम्मानपूर्वक अर्जुन के पीछे पीछे चला। उसकी नजर में यह उसके लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान था कि एक इंसान उसे अपने साथ रखने को तैयार था। जख्मी वेयरवुल्फ ने जल्दी से कहा, मास्टर, मेरा कोई नाम नहीं है। जब मैं मानव दुनिया में था, तो वे सभी मुझे कमीना कहते थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वे लोग सचमुच कमीने हैं। आज से तुम उन्हें वधभाग्य कह सकते हो। अर्जुन ने एक पल सोचा। दागदार वेयरवुल्फ आजादी और आस्था के लिए लड़ा था और उसके दिल में सम्मान की चाहत थी। वह अपनी नियति का विरोध कर रहा था, इसलिए उसने उसे कत्ल की नियति का सरल नाम दिया। जख्मी वेयरवुल्फ बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, धन्यवाद मास्टर। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। भविष्य में मुझे मास्टर मत कहना, मुझे सिर्फ अर्जुन कहना। हाँ मास्टर, स्लॉटरलक ने कहा। अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी। वेयरवुल्फ गाइड ने गुप्त रूप से स्लॉटरलक से पूछा कि उसकी मानव भाषा इतनी धारा प्रवाह क्यों है। स्लॉटरलक को भी यह बात अजीब लगी कि वेयरवुल्फ गाइड की मानव भाषा इतनी अजीब क्यों थी। वध का भाग्य मूलतः मानव जगत में ही पला बढ़ा था।
इसलिए उसकी बातें स्वाभाविक रूप से बहुत मानक थीं। इससे वेयरवुल्फ गाइड को बहुत ईर्ष्या हुई। तीसरे दिन की शाम को अर्जुन ने महसूस किया कि उसके सामने का तापमान बहुत गिर गया है। उसकी स्थिति तापमान के एक जल विभाजक जैसी थी। कुछ 100 मीटर आगे का तापमान भयावह रूप से कम था और कुछ 100 मीटर बाहर का तापमान थोड़ा कम था। वेयरवुल्फ गाइड ने अर्जुन से कहा, वज्र का गोला मेरे ठीक सामने है। अगर तुम अंदर गए तो तुम मुझे चुनौती नहीं दे पाओगे। यह कुछ देर के लिए जम जाएगा। अर्जुन का उत्साह बढ़ा और उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार उसे एक नई विश्व विनाशक दिव्य बिजली मिल ही जाएगी। उसने वेयरवुल्फ गाइड के बड़े डिब्बे में ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रख दिया, जिससे गाइड अपने कबीले में वापस लौट सके। तब अर्जुन ने स्लॉटर लक से पूछा, चलो रात को यहीं आराम करते हैं। जब सुबह होगी तो मैं चरम फ्रॉस्ट सीक्रेट क्षेत्र के सबसे ठंडे क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि आप बढ़ती ठंड का विरोध नहीं कर सकते, तो आपको रुकना होगा। समझे? हाँ मास्टर। स्लॉटर लक ने सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मास्टर मत कहो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मेज बनाने के लिए आस पास से कुछ पेड़ काट डाले। उसने अपने भंडारण रिंग से ढेर सारा मांस निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने पहले अपनी युआन क्यूई से उसे प्रकाश की एक गेंद में संघनित किया और तापमान के संघनन को सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र को अलग कर दिया। फिर उसने स्लॉटर लक को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि अर्जुन के बैठने के बाद उसने पाया कि स्लॉटर लक केवल मेज पर खड़ा था। उसके हाथ नीचे लटक रहे थे। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाओ। अर्जुन ने अभिवादन किया और पके हुए मांस की एक प्लेट आगे बढ़ा दी। वध करने वाला भाग्य बहुत खुश था। उसने एक बड़ी प्लेट उठाई और जमीन पर चबाने लगा। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया कि स्लॉटर लक एक कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा हुआ था और प्लेट में मांस खा रहा था। जल्दी से खड़े हो जाओ। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, बैठ जाओ, मेज पर खाना खाओ। वध करने वाले ने अर्जुन को संदेह से देखा और कहा, मालिक, दासों को मेज पर आने की अनुमति नहीं है। अर्जुन को सिरदर्द हो रहा था। उसे किस्मत का कत्ल करने की अपनी आदत को बदलने का कोई रास्ता ढूंढना था। उसने एक क्षण सोचा, फिर मन ही मन सोचा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? वधकर्ता ने असमंजस में सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, गुरु ने मुझे 2 लौह नियम दिए हैं। क्या आप उन्हें सुनना चाहते हैं? कत्ल ए। किस्मत ने जल्दी से अपना मुंह पोंछा और गंभीरता से बोला, चाहे अपनी जान जोखिम में डाल दो, फिर भी सुनना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हारे लिए 2 कठोर नियम बनाऊंगी। तुम्हें उनका पालन करना होगा। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें अब और अपने साथ नहीं रखूंगी। सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि आपका जीवन किसी और से कम नहीं है। आपके शरीर में आधा मानव रक्त प्रवाहित होता है। आप हमारे मानव हमवतन हैं, हमारे गुलाम नहीं। तो कानून, न्याय और नैतिकता का उल्लंघन न करने के आधार पर आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपको उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपको हाथ पर हाथ धरे बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप सुनते हैं या नहीं? स्लॉटर लक को झटका लगा और उसके आंसू तुरंत बह निकले। उसने हताश होकर सिर हिलाया। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया। दूसरी बात, जब तुमने मेरे पहले नियम का पालन करने का फैसला किया, तो तुम मेरे गुलाम नहीं रहे, बल्कि तुम मेरे दोस्त बन गए। तुम्हें यह भूल जाना चाहिए कि तुम गुलाम थे। आप और मैं समान हैं। आपको जीवन की न्यूनतम गरिमा का आनंद लेना चाहिए, जिसका हर कोई हकदार है। वध भाग्य ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से रोया। अर्जुन ने स्लॉटर लक को अपनी कुर्सी पर दबाते हुए कहा, अब से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें मेरे साथ बराबरी पर बैठना होगा, हमारी मानवीय आदतों को अपनाना होगा और हमारे संवाद करने के तरीके को अपनाना होगा। याद रखो,
मुझे मास्टर मत कहो, मुझे अर्जुन कहो। जैसे ही स्लॉटर लक ने उसके आंसू पोंछे, उसने हताश होकर सिर हिलाया और कहा, हाँ। हालांकि वह अब अर्जुन को मास्टर कहकर नहीं बुलाता था। फिर भी वह अर्जुन को उसके पहले नाम से पुकारने का आदी नहीं था। अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे स्लॉटर लक को अनुकूलित होने का समय देना पड़ा। तुम्हारी शारीरिक शक्ति उन सभी मनुष्यों, ऑर्क्स, राक्षसी जानवरों और राक्षसों में सबसे प्रबल है जिन्हें मैंने कभी देखा है। मुझे बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे चेहरे पर यह भयानक निशान किसने दिया। अर्जुन ने स्लॉटर लक के चेहरे को उत्सुकता से देखा। वह निशान स्लॉटर लक के पूरे चेहरे पर फैल गया, जिससे वह अत्यंत क्रूर दिखाई देने लगा। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों से इसका निरीक्षण कर लिया था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस वध भाग्य में कोई मार्शल आर्ट साधना नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वह शरीर तड़प के क्षेत्र में भी नहीं था। हालांकि ठीक उसी तरह इस स्लॉटर फॉर्च्यून की शारीरिक शक्ति पहले से ही एक साधारण हेवन ओरिजिन रियल मार्शल कलाकार के बराबर थी। अर्जुन में ऐसे स्वर्ग विरोधी शारीरिक गुण अनसुने थे। अगर किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है, तो स्लॉटर लक के शारीरिक गुण ईश्वरीय स्तर के ही होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था। स्लॉटर लक ने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा और कहा, उस समय जब मैं अपने पिछले गुरु का अनुसरण कर रहा था, तब भी मैं युवा था। मैं केवल 1 या 2 वर्ष का था। उस समय तुम अभी भी एक शावक थे। अर्जुन ने कहा। स्लॉटर लक ने सिर हिलाया। एक दिन मालिक का सबसे छोटा बेटा अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे जमीन पर लेटने और हिलने डुलने से मना किया। फिर मालिक के सबसे छोटे बेटे ने अपनी कृपाण से मुझ पर वार किया और मेरा चेहरा ऐसा हो गया। यह सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ। तुम अभी भी इतने छोटे हो, फिर भी वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। स्लॉटर लक के चेहरे पर जो निशान था, वह कोई मजाक नहीं था। अगर वह कृपाण और भी गहरा जाता, तो शायद स्लॉटर लक का सिर 2 टुकड़ों में बांट जाता। अध्याय 723। मुझे आपकी प्रतिभा की जांच करने दीजिए। अर्जुन ने अपनी हथेली स्लॉटर लक की बांह पर रखी और अपनी धारणा को उसके शरीर में छोड़ दिया। हालांकि अर्जुन परीक्षा के परिणामों से बेहद हैरान था। इस स्लॉटर लक में मार्शल आर्ट का कोई हुनर नहीं था। उसकी न तो हवा, न लकड़ी, न पानी, न आग और न ही धरती का कोई वंश था। इस तरह की प्रतिभा को अब दुर्लभ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यह दुनिया की एकमात्र प्रतिभा थी। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इस खाली प्रतिभा का सबसे बड़ा फायदा यह था कि स्लॉटर फॉर्च्यून पक्षपाती नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, स्लॉटर फॉर्च्यून चाहे कोई भी मार्शल आर्ट सीखे, वह उसे तेज गति से सीख सकता था। यह इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होना चाहिए। इसी तरह रिक्त जन्मजात प्रतिभा में भी एक बहुत बड़ा दोष था। वह यह कि स्लॉटर लक किसी भी विशेषता वाले किसी भी मार्शल कौशल को चरम सीमा तक विकसित करने में असमर्थ था। इस प्रकार की प्रतिभा निश्चित रूप से दोधारी तलवार थी। ऐसी स्थिति में तुम भी आजादी से तैरना सीख सकते हो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। स्लॉटर लक का सबसे बड़ा फायदा उसकी अपनी शारीरिक क्षमता थी, और सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसके पास कोई क्षेत्र नहीं था। एक बार जब उसे किसी क्षेत्र के दमन का सामना करना पड़ता, तो वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाता। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से केयर फ्री ट्रैवल प्राप्त किया था, और इस तरह के विशेष प्रतिबंध ने दुनिया में केवल अर्जुन को ही इसे सीखने की अनुमति दी थी। हालांकि स्लॉटर लक की खाली प्रतिभा ने एक खामी पैदा कर दी थी, जिससे वह दुनिया में दूसरा ऑर्क बन गया जिसने स्वतंत्र रूप से तैरना सीखा। एक रात भी बहुत लंबी है। मैं तुम्हें आजादी से यात्रा करना सिखाऊंगा। अर्जुन ने खाना खत्म करने के बाद स्लॉटर लक को शियाओ याओ यू के मंत्र का एक एक शब्द सुनाया। उन्होंने स्लॉटर लक के लिए एक एक करके अपने स्वयं के अनुभवों का भी विश्लेषण किया। स्लॉटर लक की सीखने की गति आसमान को छू रही थी। उसने असल में 1 घंटे से भी कम समय में आजादी से तैरना सीख लिया था।
अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, अगली बार मैं तुम्हें भयंकर साधना तकनीकों और मार्शल कौशल का एक और सेट सिखाऊंगा। वध के भाग्य का लाभ उसका शरीर था। अगर वह अन्य प्रकार के युद्ध कौशल सीखता तो यह उसकी शारीरिक क्षमता की बर्बादी होती। अर्जुन ने बस स्लॉटर लक को अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने दिया। तुम्हें पढ़ना आना चाहिए है ना? अर्जुन ने पूछा। स्लॉटर लक ने सिर हिलाया। मैंने इसे चुपचाप सीखा है। हाँ। अर्जुन ने एक कलम और कागज निकाला और मार्शल आर्ट तकनीकों का एक पूरा सेट और उससे मेल खाते मार्शल कौशल का एक पूरा सेट लिख दिया। इसे 8वीं कक्षा की शुद्ध यांग तकनीक कहा जाता है। यह एक बहुत ही कठिन हेवन ग्रेड प्राथमिक ग्रेड तकनीक है। अर्जुन ने वध भाग्य को समझाया। लगभग 1000 साल पहले गहन आकाश संप्रदाय के एक पागल व्यक्ति ने 8वें स्तर की शुद्ध यांग तकनीक विकसित की थी। इस तकनीक को सीखने के लिए किसी स्वर्ग विरोधी शरीर की आवश्यकता होती थी। इतने सालों में किसी ने भी ऐसी तकनीक नहीं सीखी थी। यहां तक कि आदित्य, जो अपने पिछले जन्म में रह चुके थे, ने भी केवल 6ठा स्तर ही सीखा था और इसे लाइट सेवरिंग फिस्ट कहते हैं। यह एक मार्शल कौशल है जिसे रैंक 8 की शुद्ध यांग तकनीक के साथ जोड़ा गया है। यह एक उच्च श्रेणी का अर्थ ग्रेड मार्शल कौशल है। अर्जुन ने परिचय दिया। सामान्य रूप से कहें तो मार्शल कौशल साधना तकनीकों की तुलना में अधिक मूल्यवान थे। इसलिए स्वर्ग स्तर की शुरुआती साधना तकनीकों के साथ पृथ्वी स्तर की उच्च स्तर की मार्शल कौशल का होना अत्यंत दुर्लभ था। चूंकि मार्शल आर्ट का प्रभाव काफी व्यापक था, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट का एक सेट सीख लेता था, तब तक उसे मूलतः अधिकांश मार्शल कौशलों पर लागू किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अर्जुन अपनी लाइटनिंग रशिंग सेबर तकनीक को सक्रिय करने के लिए सूर्यदेव तकनीक का उपयोग कर सकता था और यहां तक कि बौद्ध रहस्यमय तकनीक को भी सक्रिय कर सकता था। और युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मूलतः युद्ध कौशल की थी। और युद्ध कौशल जटिल और विविध थे। युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा, जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूं? साधना तकनीकें गोली की लपटें हैं और मार्शल कौशल सबसे महत्वपूर्ण गोली शोधन तकनीकें, अग्नि नियंत्रण तकनीकें और गोली शोधन तकनीकें हैं। अर्जुन ने साधना तकनीक और मार्शल कौशल को स्लॉटर लक को सौंप दिया और कहा, इस साधना तकनीक और मार्शल कौशल का मूल काफी संवेदनशील है। हालांकि आप इसका उपयोग करने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिभा में कोई विशेषता नहीं है। भले ही वे गहन आकाश संप्रदाय के सामने 8वीं कक्षा की शुद्ध यांग तकनीक और लाइट सेवरिंग फिस्ट का उपयोग करें, वे नहीं बता पाएंगे। यह युद्ध कौशल अग्नि गुण से संबंधित था। जब इसका प्रयोग किया जाता था तो इसके साथ एक भयंकर ज्वाला विस्फोट होता था। हालांकि जब तू इसका प्रयोग करता था तो ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था। यह केवल विशुद्ध शक्ति की स्थिति में ही प्रदर्शित होता था। अगर जोआन किंगजू इसे अपनी आंखों से भी देखती तो भी वह इसे पहचान नहीं पाती। भाग्यवश वह अपने हाथ में रखी पुस्तकों को ऐसे पलट रहा था जैसे उसे प्यास लगी हो। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने उसके लिए स्पिरिट क्यूइसेंसिंग नामक एक पुस्तक लिखी और कहा, चलो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हें जो किताब दी है उसमें मंत्रों के लिए कुछ विशेष संज्ञाएं हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो किसी भी समय आकर मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। स्लॉटर लक ने अपने हाथों में 3 पॉकेट बुक्स पकड़ लीं और अर्जुन के सामने भारी घुटने टेक दिए। अर्जुन ने जल्दी से उसे खींच लिया और कहा, भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। हम अच्छे दोस्त और भाई हैं। भाई बाहरी नहीं हो सकते, अन्यथा वे भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। स्लॉटर लक की आंखें लाल हो गईं जब उसने कहा, किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं निश्चित रूप से। बकवास बंद करो। अर्जुन उछल पड़ा और स्लॉटर लक के कंधे पर थप्पड़ पाया। भविष्य में हम अच्छे भाई बनेंगे, बस व्यावहारिक कार्यों से एक दूसरे का ख्याल रखना।
स्लॉटरलक ने भारी स्वर में सिर हिलाया और मन ही मन अपने मन में कसम खाई कि वह अर्जुन की मृत्यु तक रक्षा करेगा। अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने पहले ही स्लॉटरलक के अंधेरे दिल को एक धूप मुस्कान और मौन सम्मान के साथ रोशन कर दिया था। उस रात स्लॉटरलक कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने में 10 मिनट लगे। 8वें स्तर की शुद्ध यांग तकनीक का पहला स्तर सीखने में उसे 5 घंटे लगे। अर्जुन एक पेड़ के सहारे झुककर एक खाली गड़गड़ाहट वाले ताबीज से खेल रहा था। इस बिजली के ताबीज ने कभी सफेद ज्वाला बिजली को सील कर दिया था। बाद में जब सफेद ज्वाला बिजली को जायंग नान ने अवशोषित कर लिया तो बिजली का ताबीज खाली हो गया। मुझे आश्चर्य है कि इस बार यह दिव्य बिजली किस प्रकार की है। क्या यह बिजली का ताबीज उस दिव्य बिजली को अपने अंदर बंद करने के लिए योग्य है? जैसे ही आकाश जगमगा उठा, अर्जुन अपने साथ स्लॉटर भाग्य लेकर आया और चरम हिमगुप्त क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उन दोनों ने बर्फीले तूफान का सामना किया और एक पैर गहरा और दूसरा उथला रखकर अपना रास्ता बनाया। 10 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद तापमान अविश्वसनीय स्तर तक गिर गया था। यहां तक कि बर्फ के क्रिस्टल वाली वनस्पतियां भी अब यहां जीवित नहीं रह पा रही थीं। अर्जुन ने चारों ओर देखा और दूर दूर तक नीले बर्फीले मैदानों का विशाल विस्तार देखा। अर्जुन ने पहली बार इस रंग का बर्फीला मैदान देखा था। नीला रंग कम तापमान की भयावहता को दर्शाता था। क्या आप ठीक हैं? अर्जुन अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए युआन क्यूई का उपयोग कर रहा था। स्लॉटरलक ने अपना शरीर हिलाया, बालों पर जमी बर्फ को झाड़ा और कहा, कोई बात नहीं, बहुत मजबूत। अर्जुन स्लॉटरलक की शारीरिक फिटनेस से ईर्ष्या करता था और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। पहले मौसम में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर इतनी भीषण ठंड का सामना कर पाना वाकई डरावना था। हालांकि 10 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद अर्जुन ने पाया कि युआन क्यूई की उसकी खपत पहले से ही तेज हो गई थी। यहाँ का तापमान और भी कम था। उसने जमीन से एक मुट्ठी बर्फ उठाई और उसे अपने हाथ में थाम लिया। यहाँ की बर्फ और बर्फ धीरे धीरे गहरे नीले से गहरे नीले रंग में बदल रही थी। ऐसी शापित जगह में तो हवा भी असाधारण रूप से पतली हो गई थी। अर्जुन को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का खून जम जाएगा। अर्जुन अब हवा की ठंडक का वर्णन नहीं कर पा रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और वह ठंड से बेहोश होने वाला है। यहीं 1 मील से भी कम दूरी पर एक विशाल स्वर्गीय गड्ढा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गड्ढा अचानक ही धंस गया हो। गड्ढे का व्यास इतना बड़ा था कि उसे बिजली की आंख से भी नापना नामुमकिन था। अर्जुन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे अपनी दिव्य पदवी लेईमाई पर भरोसा करके बिजली की एक हल्की सी शक्ति का एहसास हो रहा था। अध्याय 724। दिव्य बिजली आगे गड्ढे में होनी चाहिए। अर्जुन ने अपने हाथ से इशारा किया। उन्होंने पाया कि इतने कम तापमान में स्लॉटरलक की गति भी धीमी हो गई थी। स्लॉटरलक के काले बाल गहरे नीले रंग की बर्फ की परत में लिपटे हुए थे। झटके से ढेर सारा नीला बर्फ नीचे गिर गया। अर्जुन अधीरता से गड्ढे के किनारे तक दौड़ा और अंदर झांका। वह यह देखकर दंग रह गया कि गड्ढा अंतहीन था, लेकिन घने कोहरे में उसने अपनी बिजली जैसी दृष्टि से महल की कुछ धुंधली रूपरेखाएं देखी थीं। क्या कभी किसी ने ऐसी घटिया जगह पर महल बनाया है? अर्जुन ने आश्चर्य से अपनी ठुड्डी रगड़ी। यह भी अजीब था कि यह स्वर्गीय गड्ढा एक गहरे नीले रंग की झील जैसा प्रतीत हो रहा था। पूरा गड्ढा गहरे नीले रंग के तरल पदार्थ से भरा हुआ था। अर्जुन ने तरल पदार्थ को बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने पाया कि यह पानी नहीं था और इस तापमान पर कोई भी पानी तरल अवस्था में नहीं आ सकता। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े गहरे नीले रंग के तरल को अपनी नाक के सामने रखा और सूंघा। उसने भौहें सिकोड़ी और युआन क्यूई से तरल को गर्म किया। उसने पाया कि गर्म होते ही तरल गायब हो जाएगा। हवा? अर्जुन को अचानक समझ आ गया। क्या? स्लॉटरलक भी उत्सुकता से देखने आया।
उसे इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया। अर्जुन ने क्रेटर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अत्यंत भयानक ठंडा तापमान छोड़ सकता है। जब तापमान इतना कम हो जाता है तो हवा भी बाहर नहीं निकल पाती। कम तापमान पर यह द्रवीभूत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर निर्वात क्षेत्र बन जाता है। एक बार निर्वात क्षेत्र बन जाने पर निर्वात द्वारा और अधिक हवा अंदर खींची जाएगी। नई भरी गई हवा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। यह भी द्रवीभूत हो जाएगी, जिससे एक निर्वात क्षेत्र बन जाएगा और फिर बाहर से हवा पंप की जाएगी। कई बार भारी मात्रा में हवा स्वर्गीय गड्ढे में खींच ली गई, जिससे आज का विचित्र दृश्य निर्मित हुआ। वदभाग्य अभी भी समझ में नहीं आया और उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। अर्जुन ने कहा, दूसरे शब्दों में, हम गहरे नीले तरल में सांस ले सकते हैं। चलो, मेरे पीछे आओ। वे दोनों नीली झील के आकाश में प्रवेश कर गए। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, वे इस तरल में सीधे सांस ले सकते थे। बस शुरुआत में उसे इसकी आदत नहीं थी। ऐसी जगह पर सांस लेना पानी में सांस लेने जैसा था। उसे डूबने जैसा लग रहा था। हालांकि एक बार जब वह अभ्यस्त हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तापमान अभी भी कम हो रहा था और जैसे जैसे अर्जुन्यू क्रेटर के केंद्र के करीब पहुंचा, तापमान कम होता गया। जब वह महल से केवल 10 किलोमीटर दूर था तो स्लॉटर लक भी ठंड का सामना नहीं कर सका। उस तापमान के कारण स्लॉटर लक पूरी तरह से जम गया और बर्फ की मूर्ति में बदल गया। अर्जुन केवल अपने युआन क्यूई का उपयोग वध को रोकने के लिए कर सकता था, लेकिन यह देखते हुए कि अगर उसने वध को यहीं छोड़ दिया तो वध का परिणाम शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरे और पास आओ, मैं अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल तुम्हारी रक्षा के लिए करूंगा। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई फैलाई और खुद को स्लॉटर लक से लपेट लिया। जब वे दोनों अभी भी महल से 8 मील दूर थे, तापमान लगातार गिर रहा था। अर्जुन को लगा कि उसकी युआन क्यूई अब सुचारू रूप से नहीं चल रही है। प्रकाश का मार्गदर्शन करो। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धुंध और नीले तरल के असीम समुद्र में सूर्य की रोशनी की एक कोमल किरण चमक उठी, जिसने उन दोनों को घेर लिया। स्लॉटर लक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे अपने देखे चमत्कार पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह मेरी सूर्य देव तकनीक है। चमक हमें काफी तापमान दिला सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्जुन ने चलते हुए समझाया। जब वे दोनों अभी भी महल से 5 मील दूर थे तो करीब पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ का तापमान और भी कम था, जिसके कारण नीले वायु द्रव का एक बड़े क्षेत्र में क्रिस्टलीकरण हो गया तथा वह जमी हुई हवा से बने बर्फ के एक विशाल खंड में बदल गया। पूरा महल बर्फ से बंद हो गया था। हमें बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके 10 मीटर व्यास वाले बिजली के आग के गोले को संघनित किया, जिससे आग का गोला आगे बढ़ गया, जबकि स्लॉटर लक और वह स्वयं उसके पीछे चले गए। जैसे ही आग का गोला विशाल गहरे नीले क्रिस्टल को छूता, वह वाष्पीकृत होकर एक रास्ता बन जाता। अर्जुन और बाकी 2 लोग अभी अंदर गए ही थे कि उनके पीछे का रास्ता तुरंत जम गया। वह जितना आगे बढ़ता गया, बर्फ को पिघलाना उतना ही मुश्किल होता गया। जब तक अर्जुन महल से लगभग 1 मील दूर पहुंचा, तब तक यहाँ के बर्फ के क्रिस्टल नौसिखिए पृथ्वी सैनिकों जितने सख्त हो चुके थे। अर्जुन को 4 मील लंबे बर्फ के क्रिस्टल को तोड़ने में 10 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन बर्फ के क्रिस्टल के आखिरी मील को तोड़ने में उसे आधे घंटे से भी अधिक समय लगा। जब वे आखिरकार महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। उसके शरीर में युआन क्यूई की मात्रा एक साधारण मार्शल कलाकार की तुलना में कई गुना ज्यादा थी, लेकिन अब उसके शरीर में ज्यादा युआन क्यूई नहीं बची थी। कितनी अजीब जगह है। अर्जुन आश्चर्य से महल के प्रवेश द्वार को देख रहा था। महल में 2 बर्फ के क्रिस्टल वाले दरवाजे थे जो बंद थे। उन दोनों दरवाजों पर बड़ी संख्या में उभरे हुए चित्र और पात्र बने हुए थे। अर्जुन इन शब्दों को नहीं पहचान पाया। लाखों वर्ष पहले, जब मनुष्यों के पास टेलीपोर्टेशन एरे और उड़ने वाले जहाज थे,
तब 5 प्रमुख दुनियाओं के बीच यात्राएं अधिक होने लगीं। तब से दुनिया भर की सभ्यताएं आपस में टकराती रही हैं और दुनिया को एक साथ लाती रही हैं। यद्यपि मानव जाति के पास एक सामान्य मुद्रा का कोई विशिष्ट रूप नहीं है, लेकिन मुद्रा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में सोना, चांदी और तांबे की एकीकृत व्यवस्था है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार को संभव बनाने के लिए मात्र कुछ 100 वर्षों में ही सभी भाषाओं और वर्णों को एकीकृत कर दिया गया। यह किसी विलुप्त प्रजाति द्वारा छोड़ा गया होगा। अर्जुन ने सोचते हुए सिर हिलाया। जिन शब्दों को वह नहीं पहचान पाया, उनका अर्थ केवल यही हो सकता था कि वे किसी दुर्लभ जाति से उत्पन्न हुए थे और वह जाति अभी तक आगे नहीं बढ़ी थी। यद्यपि शब्द पहचानने योग्य नहीं हैं, चित्र सामान्य है। राहत की स्थिति में अर्जुन ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग एक घेरे में इकट्ठे होकर एक वज्र गोल की ओर पूजा कर रहे थे। चूंकि उभरी हुई आकृतियां चित्रित नहीं थीं, अर्जुन केवल इतना ही बता सका कि यह एक बिजली का गोला है। हालांकि बिजली के गोले का सटीक आकार और रंग निर्धारित करना असंभव था। वह बहुत उत्साहित था। उसे पता था कि एक अनजान और रहस्यमयी सभ्यता उसके सामने आने वाली है। क्या तुम तैयार हो? हम अंदर जा रहे हैं। अर्जुन स्लॉटर के साथ भाग्य पर चर्चा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह 2 बर्फ क्रिस्टल दरवाजे खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। विशाल द्वार के खुलने की गड़गड़ाहट की आवाज के बाद महल के भीतर से अचानक गर्म हवा का झोंका आया। ओह! अर्जुन थोड़ा खुश हुआ। वह तुरंत अंदर भागा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। महल के अंदर का तापमान अपेक्षाकृत सामान्य था। हालांकि बाहर की तुलना में अभी भी बहुत ठंड थी, फिर भी अर्जुन को ज्यादा आराम महसूस हुआ। कम से कम यहाँ वह अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किए बिना बर्फ की मूर्ति में जम तो नहीं जाएगा। महल का आंतरिक भाग खूबसूरती से सजाया गया था। जानवरों की खालों के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर कालीन की तरह बिछे हुए थे। ये खालें कम तापमान पर भी चमकदार और अच्छी तरह से संरक्षित थीं। हर कोने में सुनहरे महल के स्तंभ ऊंचे खड़े थे। हर स्तंभ पर बड़ी संख्या में उभरे हुए भित्ति चित्र थे। उन पर चित्रित दृश्य बहुत मिलते जुलते थे। मूलतः वे सभी एक अद्भुत वज्र गेंद से संबंधित थे। मुझे सचमुच सही जगह मिल गई, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। मुझे इसे ढूंढने में बहुत समय लगा। अध्याय 725 अवलोकन के माध्यम से अर्जुन ने पाया कि यह महल किसी सम्राट या सेनापति के निवास स्थान जैसा नहीं था। यह तो बलिदान स्थल जैसा था। महल बड़ा था, जिसमें जटिल गलियारे और हॉल थे। उन्होंने एक कमरे से दूसरे कमरे में खोज की और पाया कि प्रत्येक हॉल का दृश्य बिल्कुल एक जैसा था। हर हॉल के अंदर 9 इंसानों की लाशें थीं। वे घुटनों के बल बैठे थे। वे 9 तारों के आकार में चांद पकड़े हुए थे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में लटकी एक हॉकी गेंद को सहारा दिया। यह वध बहुत ही विचित्र था, अर्जुन ने बताया। एक बहुत प्राचीन सभ्यता में मानव बुद्धि अभी तक सभ्य नहीं हुई है। अज्ञात के प्रति श्रद्धा रखना और भगवान बनने का आदेश पाना आसान है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे कुल 9 हॉल हैं। हॉल के बीच में कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी मुझे तलाश है। तथ्यों ने अर्जुन के अनुमान को सिद्ध कर दिया है। 9 महल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्हें पहले महल हॉल से प्रवेश करना था और 9वें महल हॉल से बाहर निकलना था। तभी वे अंततः बीच में स्थित महल हॉल तक पहुंच पाते थे। केंद्रीय महल के 2 बर्फ के क्रिस्टल दरवाजे अभी भी बंद थे, लेकिन यहाँ का तापमान अचानक अपनी सीमा तक गिर गया था। अर्जुन आग के गोले से 2 बर्फ के क्रिस्टल के दरवाजों को पिघलाने में असमर्थ था और वह उन्हें थोड़ा सा भी आगे धकेलने में असमर्थ था। मैं इसे करूंगा। कुछ देर पीछे हटने के बाद स्लॉटरलक ने अचानक गति पकड़ ली और अपने विशाल शरीर का उपयोग करके बर्फ के क्रिस्टल के दरवाजे को बेरहमी से तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, मानो पूरा महाद्वीप हिल गया हो। हालांकि बर्फ के क्रिस्टल जैसे 2 दरवाजे स्थिर रहे। पीछे हटो, मैं यह करूंगा। अर्जुन ने लाल ड्रैगन कृपाण निकाली।
उसने सबसे पहले नीला ड्रैगन समुद्र में बर्फ के क्रिस्टल वाले दरवाजे की ओर छोड़ा, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो दरवाजा स्थिर रहा। अर्जुन ने दांत पीस लिए। उसने तुरंत अपने शरीर की 10 गुनी और युआन क्यूई की 12 गुनी शक्ति से लाल ड्रैगन कृपाण का इस्तेमाल किया। उसने सूर्य को भी शांत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। नीले ड्रैगन के सिर का भूत हवा में प्रकट हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अतुलनीय नीले ड्रैगन को विशाल बर्फ के दरवाजे की ओर समुद्र में छोड़ दिया। धमाका! अर्जुन बर्फ के दरवाजे पर जोर से टूट पड़ा। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां फूल गईं और माथे की नसें उभर आईं। उन्होंने बर्फ के दरवाजे पर आक्रमण करने के लिए उन्मत्त शक्ति का प्रयोग किया तथा अपने साथ अभूतपूर्व मात्रा में दमनकारी बल भी लाया। कृपाण ड्राइंग स्लैश। अर्जुन ने एज्योर ड्रैगन के हमले का आखिरी आधा हिस्सा जारी किया और एक कृपाण प्रकाश जो 100 मीटर तक पहुंच गया, बाहर निकल आया। ब्लेड की किरणों ने बर्फ के दरवाजे पर प्रहार करते हुए कहर बरपाया तथा अतुलनीय रूप से चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया। यह दृश्य देखकर स्लॉटरलक सचमुच हैरान रह गया। उसने कभी अपनी ताकत को घमंड नहीं समझा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा परवाह इंसानों की अपने प्रति दयालुता की थी। हालांकि उसके दिल की गहराई में वह बहुत स्पष्ट था कि कोई भी इंसान उसकी मार्शल आर्ट उपलब्धियों की तुलना नहीं कर सकता, जिससे स्लॉटरलक को अकेलेपन का एहसास हुआ। अर्जुन से मिलने के बाद ही उसे पता चला कि इस दुनिया में इतने शक्तिशाली इंसान भी हैं। हालांकि परिणाम ने अर्जुन को शक्तिहीन महसूस कराया। इस तरह के भयावह कृपाण चित्रण कट ने वास्तव में बर्फ के दरवाजे पर बाल की खरोंच का कोई निशान नहीं छोड़ा था। यह अर्जुन दंग रह गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी उंगली रहित कष्टदायक उंगली से बर्फ के दरवाजे की ओर इशारा किया। चरणहीन क्लेश उंगली अजेय थी। एक पल में उसने बर्फ के दरवाजे में उंगली से छेद कर दिया। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर एक उदास भाव था। इतने छोटे से उंगली के छेद के साथ उसे बस यही डर था कि वह अंदर नहीं जा पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बर्फ के दरवाजे पर कुछ 100 क्लेश मुक्त उंगलियां रखनी पड़ें? हालांकि उंगली का छेद धीरे धीरे ठीक हो रहा था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि यह बर्फ का द्वार विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की शक्ति से जम गया होता, तो इसमें दिव्य बिजली की संख्या निश्चित रूप से मेरे द्वारा देखी गई किसी भी बिजली से कहीं अधिक होती। अर्जुन ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। भले ही उसे 9 फर्मामेंट्स शाही महल में इसका सामना करना पड़ा हो, लेकिन सूर्य जैसी दिखने वाली विश्व संहारक दिव्य बिजली इतनी भयावह नहीं थी। अर्जुन उत्साहित भी था और असहाय भी। रोमांचक बात यह थी कि एक अत्यंत उच्च पदस्थ दिव्य बिजली अंदर थी, लेकिन वह असहाय था क्योंकि वह अंदर नहीं जा सकता था। दिव्य बिजली, यह सही है। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया और कहा, मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? अगर दिव्य बिजली के कारण इतना कम तापमान होता, तो क्या वज्रपात के 9 रूपांतरण इसे संभाल नहीं पाते? उसने कोशिश करने का मन बनाया और अपना दाहिना हाथ बर्फ के दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही उसकी हथेली बर्फ के दरवाजे से टकराई, वह उसे हटा नहीं सका। वह पहले से ही बर्फ के दरवाजे से चिपका हुआ था। फिर उसने मन ही मन अपने हृदय में वज्र के 9 रूपांतरणों का मंत्र घुमाया और अचानक बर्फ के दरवाजे पर एक लहर सी उठी। इसके तुरंत बाद विशाल बर्फ का दरवाजा पिघल गया। बर्फ के दरवाजे से भारी मात्रा में बर्फ का पानी नीचे लुढ़क रहा था। पानी की मात्रा अकल्पनीय थी और बर्फ के दरवाजे के आयतन से भी कहीं ज्यादा थी। यह ऐसा था जैसे अखरोट के आकार के नीले बर्फ के टुकड़े को पिघलाकर उसमें से पानी का एक जार प्राप्त कर लिया गया हो। नीला तरल बाहर निकला और एक ऐसी दुनिया जिसने अर्जुन को तुलना से परे हैरान कर दिया, उसके सामने प्रकट हुई। इस मुख्य महल का आंतरिक भाग विशाल बताया जा सकता है तथा इसका क्षेत्रफल पहले से ही कुछ शहरों के क्षेत्रफल जितना बड़ा था। केवल इसी बात ने अर्जुन को अवाक कर दिया। बाहर से देखने पर पूरा महल परिसर एक छोटे शहर के आकार का था, लेकिन अंदर का मुख्य महल कुछ शहरों के आकार का था। यह स्पष्ट था
कि इस मुख्य महल में निश्चित रूप से भंडारण वलय के समान किसी स्थानिक संरचना का उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि इसका आंतरिक स्थान इतना बड़ा था कि इसे इतना बड़ा बनाने का कोई कारण नहीं था। मानो बिजली गिर गई हो, अर्जुन वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही विचार कौन था? विकृत अंतरिक्ष। यहाँ की दिव्य बिजली अकल्पनीय रूप से कम तापमान उत्पन्न कर सकती थी। तापमान इतना कम था कि अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। इसने अंतरिक्ष को एक छोटे से क्षेत्र में सिकोड़ दिया, जिससे वर्तमान दृश्य निर्मित हुआ। ये कैसा कम तापमान है? वो अभी तक जिंदा यहाँ क्यों खड़ा था? अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है, और उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस महल में बर्फ में बंद एक अजगर भी था। यह कोई ड्रैगन नहीं था, यह कोई बाढ़ वाला ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक वास्तविक फ्रॉस्ट ड्रैगन था। ड्रैगन्स के भी अलग अलग स्तर होते थे। सच्चे ड्रैगन्स ही नेता होते थे। तथाकथित सच्चे ड्रैगन्स को सुनहरे ड्रैगन्स भी कहा जा सकता था। इन ड्रैगन्स के 5 पंजे होते थे और ये ड्रैगन जाति के सम्राट होते थे। सच्चे ड्रैगन के नीचे नीला ड्रैगन और काला ड्रैगन था। ये 2 बिल्कुल अलग ड्रैगन प्रजातियां थीं। नीला ड्रैगन धर्मी ड्रैगन था, मर्दाना ड्रैगन दुष्ट ड्रैगन था और काला ड्रैगन काला ड्रैगन था। नीले काले फ्रॉस्ट ड्रैगन के नीचे एक तीसरे स्तर की ड्रैगन प्रजाति थी। आमतौर पर मनुष्य बर्फ के ड्रैगन, आग के ड्रैगन, हवा के ड्रैगन वगैरह से परिचित थे। महल में फांसा हुआ ड्रैगन ड्रैगन रेस के तीसरे स्तर का फ्रॉस्ट ड्रैगन था। और तो और वह एक वयस्क मरे हुए फ्रॉस्ट ड्रैगन का कंकाल था। वध भाग्य के शरीर में एक साधारण राक्षसी पशु वंश था। जैसे ही उसने हिम ड्रैगन का कंकाल देखा, वह एक पैंग की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया। यह क्रिया निस्संदेह सत्य थी। उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ। फ्रॉस्ट ड्रैगन की महिमा ने सभी जीवित प्राणियों को अधीन कर दिया और सभी जीवित चीजों ने अपना सिर झुका लिया। अर्जुन चौंक गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ड्रैगन के कंकाल की सफेद हड्डी को सहलाया और उसके दिल में एक अवर्णनीय आघात महसूस हुआ। विशालकाय हिम ड्रैगन पहले ही मर चुका था। उसका सांप जैसा शरीर महल के पूरे मध्य क्षेत्र में एक एक करके छल्ले बनाकर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस क्षेत्र में वह लिपटा हुआ था, वहां कुछ ऐसा था जिसकी उसे रक्षा करनी थी। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह फ्रॉस्ट ड्रैगन जिस चीज के चारों ओर कुंडली मार रहा है, वह विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली है। मैंने बहुत धन कमाया है। अर्जुन ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। अध्याय 726। ड्रैगन ड्रैगन, यह एक ड्रैगन है। अर्जुन इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से फ्लड ड्रैगन पाउडर निकाला और जमीन पर छिड़क दिया। वह अब दोनों फ्लड ड्रैगन की लाशें नहीं चाहता था। उसके पास मरे हुओं की तलवार थी। वह बर्फीले अजगर को जिंदा कर सकता था और खुद के लिए लड़ सकता था। ड्रैगन दुनिया के सबसे आध्यात्मिक प्राणी थे और वे आध्यात्मिकता के राजाओं का प्रतिनिधित्व भी कर सकते थे। यदि यह विशालकाय हिम ड्रैगन अभी भी जीवित होता, तो इसकी शक्ति संभवतः एक मानव मार्शल कलाकार के अर्ध क्षेत्र के बराबर होती और यह स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र को भी छू लेता। ड्रैगन के मरने के बाद उसकी आत्मा भी लुप्त हो गई। अगर ड्रैगन अपनी आध्यात्मिकता खो देता, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भी नष्ट हो जाता। हालांकि फिर भी इस फ्रॉस्ट ड्रैगन का ड्रैगन कंकाल कम से कम फॉर्च्यून दायरे में होना चाहिए। अर्जुन जोर से हाँफने लगा। फ्रुश फ्रुश, उसने अपनी भंडारण अंगूठी से लाश तलवार निकाली। जैसे ही उसने तलवार निकाली, ड्रैगन का कंकाल हिलने लगा। इतने शक्तिशाली बर्फ ड्रैगन को चलाने के लिए मुझे डर है कि मृतकों की तलवार का मुझ पर और भी अधिक गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन इस उत्साह से स्तब्ध नहीं था। उसका वर्तमान राज्य शैतान सागर में उसके राज्य से कहीं आगे निकल चुका था और मृत्यु तलवार के प्रति उसका प्रतिरोध काफी बढ़ गया होगा।
खासकर तब जब उसके शरीर की रक्षा अभी भी श्वेत ज्वाला बिजली कर रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सका। स्लॉटरलक, मैं इस बर्फीले ड्रैगन के शव को एक क्षण में पुनर्जीवित कर दूंगा। मेरे द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के बाद आपको 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला को जोर से चिल्लाना होगा। क्या आप समझते हैं? मत भूलना, अर्जुन ने गंभीरता से स्लॉटरलक से कहा। स्लॉटरलक अभी भी स्तब्ध होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। अर्जुन की बातें सुनकर उसे अचानक होश आया और उसने जोर से सिर हिलाया। समझ गया। अर्जुन ने अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद परेशान मनोदशा में मृतकों की तलवार को ऊपर उठाया। मृतकों की तलवार की विशेष क्षमता तुरंत पूरे महल में फैल गई। इसके तुरंत बाद 1000 मीटर लंबा बर्फीला अजगर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर सांप की तरह तैरने लगा और अजगर के शरीर की गहराई से एक अतुलनीय रूप से विशाल अजगर का सिर उभर आया। ड्रैगन का सिर अत्यंत गरिमामय था और ड्रैगन की खाली आंखों की एक जोड़ी ठंडी बर्फीली रोशनी से झिलमिला रही थी। इस समय अर्जुन की सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में बुरी रोशनी चमक रही थी। मृत तलवार अर्जुन की आत्मा को खा रही थी और उसकी इच्छा शक्ति को विकृत कर रही थी। सौभाग्य का पहला स्तर। अर्जुन ने चौंक कर ठंडी सांस ली। इतने सालों की मौत के बाद भी इस बर्फीले अजगर में सचमुच सौभाग्य क्षेत्र की ताकत थी। ड्रैगन के भाग्य क्षेत्र की अवधारणा क्या थी? ये मनुष्यों के भाग्य क्षेत्र से 2 बिल्कुल अलग स्तर थे। गर्जन, एक धीमी और दबंग ड्रैगन की दहाड़ महल को भेदती हुई 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। जब अजगर की दहाड़ सुनाई दी तो चरम शीत गुप्त क्षेत्र का पूरा केंद्र कांप उठा। अनगिनत बर्फीले वन राक्षस कांप उठे और जमीन पर रेंगने लगे, हिलने की जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 9 पवित्रताएं ब्रह्मांड कला। वध भाग्य जोर से चिल्लाया। अर्जुन को अचानक कुछ समझ आ गई। उसने अपनी मौत की तलवार ऊंची उठाई और चिल्लाया, चकनाचूर। विशाल हिम ड्रैगन की अब आंखें नहीं थीं। खाली छेद में केवल ठंडी रोशनी के 2 गोले टिमटिमा रहे थे। ये 2 ठंडे प्रकाश के गोले उसकी ड्रैगन आंखें थीं। जब अर्जुन मृत तलवार का इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी आंखों में एक संघर्ष दिखाई दिया। अंततः वह मृत तलवार की गति धीमी होने से खुद को रोक नहीं पाया। पेंग की आवाज ने जमीन को चूर्ण चूर्ण कर दिया। अपने हाथ की एक लहर से अर्जुन ने ड्रैगन कंकाल से पाउडर को अपनी भंडारण अंगूठी में अवशोषित कर लिया। 9 पवित्रताएं ब्रह्मांड कला। अर्जुन ने तुरंत अपनी साधना तकनीक प्रसारित की और उसकी आंखों में बुरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। सफलता। अर्जुन इतना उत्साहित था कि उसे यह भी नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। एक फॉर्च्यून रियल्म फ्रॉस्ट ड्रैगन उसके द्वारा छीन लिया गया था। यह वस्तु सूर्य तलवार क्यूई से बेहतर थी। हालांकि सूर्य तलवार क्यूई फॉर्च्यून क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी मार सकती थी, लेकिन एक बार ऐसा करने पर वह नष्ट हो जाती। हालांकि जब तक उसके हाथ में मृत्यु तलवार है तब तक फ्रॉस्ट ड्रैगन अमर रहेगा। कत्ल की किस्मत अर्जुन की हर हरकत को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन क्या कर रही है, लेकिन जब उसने अर्जुन को खुश देखा तो वह उससे खुश हो गया। फ्रॉस्ट ड्रैगन की लाश को वश में करने के बाद अर्जुन ने तुरंत महल के केंद्र की ओर देखा। ड्रैगन कंकाल की बाधा के बिना अंदर की स्थिति को एक नजर में देखा जा सकता था। हवा में मुट्ठी के आकार का एक बिजली का गोला ऊपर नीचे उछल रहा था। बिजली के गोले की शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके गुण वाकई ठंडे थे। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर चरम शीत गुप्त क्षेत्र और यहां तक कि पूरे उत्तरी महासागर महाद्वीप में ठंडक किसी विश्व संहारक दिव्य बिजली से आई है, तो यह विश्व संहारक दिव्य बिजली बहुत बड़ी होनी चाहिए। कम से कम यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली थी जो उसने अभी देखी थी। वास्तव में मुट्ठी के आकार की बिजली की गेंद ने अर्जुन को ऐसा एहसास नहीं दिया।
क्या यह दिव्य बिजली का असली शरीर नहीं है? अर्जुन ने सोचा। यदि विश्व संहारक दिव्य बिजली के मूल शरीर को एक विशाल प्राचीन वृक्ष माना जाता है, तो बिजली का यह छोटा गोला प्राचीन वृक्ष के बगल में उगने वाले एक नए पौधे के बराबर होगा। यह छोटा सा वज्र गोल स्पष्ट रूप से उसका असली रूप नहीं था, बल्कि उसके असली रूप का एक व्युत्पन्न था। इसे शब्दों में सटीक रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य वज्र के असली रूप के पुत्र का। इस वज्र गोल के चारों ओर बड़ी संख्या में बर्फ की मूर्तियां भी थीं। ये बर्फ की मूर्तियां किसी वास्तविक व्यक्ति के जम जाने का परिणाम थीं। अर्जुन वज्र गोल की ओर बढ़ा और जमे हुए मनुष्यों के बीच से गुजरा। उसने अपनी बिजली जैसी दृष्टि से उन पर नजर रखी और पाया कि उनकी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव प्राचीन नहीं थे। अनुमान लगाया गया कि वे लाखों साल पहले नहीं, बल्कि हजारों साल पहले ही यहां प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में, इन मार्शल कलाकारों का भी दिव्य बिजली इकट्ठा करने का इरादा था। हालांकि वे दिव्य बिजली की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थे और हमेशा के लिए यहां जम गए। अर्जुन ने एक पल सोचा। इन लोगों के सभी क्षेत्र बहुत ऊंचे थे। सबसे निचला क्षेत्र मध्य भाग्य क्षेत्र में था और सबसे ऊंचा क्षेत्र पहले ही दिव्य मार्शल क्षेत्र में पहुंच चुका था। उनमें बर्फ के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की क्षमता थी, लेकिन वे दिव्य बिजली की नाकाबंदी से बच नहीं पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा निम्न स्वर्ग मूल क्षेत्र यहां नहीं मरा। तो पता चला कि दिव्य बिजली भगवान गायब हो गए हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, लेकिन वह शीर्ष विशेषज्ञ कौन है जो दिव्य बिजली भगवान को ले गया? मैंने अपने लिए केवल बिजली का एक छोटा सा स्रोत छोड़ा है। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और दूर से ही बिजली के छोटे से स्रोत की शक्ति को महसूस किया। उसने पाया कि उस छोटे से स्रोत की शक्ति लगभग सफेद ज्वाला वाली बिजली की शक्ति के बराबर थी। दिव्य बिजली भगवान का वंशज दिव्य बिजली रैंकिंग में 17वें स्थान पर श्वेत ज्वाला धधकती बिजली के बराबर है। तो फिर दिव्य बिजली भगवान कितना शक्तिशाली है? अर्जुन को निराश या भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। यह छोटी बर्फीली बिजली इसे अवशोषित करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि वह अधिकतम 9 दिव्य बिजली ही अवशोषित कर सकता था। क्या उसे इस छोटी बिजली की गेंद का उपयोग किसी स्थान पर कब्जा करने के लिए करना चाहिए? कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन को कुछ सूझा। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं इस छोटी सी बर्फ की गड़गड़ाहट को भी सोख लूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बर्फ की गड़गड़ाहट का ही एक रूप है। भविष्य में अगर मुझे असली बर्फ की गड़गड़ाहट का सामना भी करना पड़े, तो भी मैं इसे सोख लूंगा। वह बर्फीली बिजली की गेंद और छोटी बिजली की गेंद एक समान विशेषताएं हैं। उन दोनों का स्थान एक ही होना चाहिए। यह सोचकर अर्जुन फिर से खुश हो गया। वैसे भी यह छोटी सी बिजली की गेंद बेकार थी। अध्याय 7027 तुस्क। लेकिन फिर भी यह छोटा सा बर्फीला तूफान बहुत छोटा है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और छोटे बर्फीले तूफान को अपनी हथेली में रख लिया। छोटी बर्फीली बिजली इतनी छोटी थी कि उसका आकार बस एक मुट्ठी के बराबर था। 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल पैलेस में दिव्य बिजली के बारे में सोचते हुए उसकी दिव्य बिजली एक ऊंची इमारत जितनी ऊंची थी। इस छोटी बर्फीली बिजली की शक्ति श्वेत ज्वाला बिजली के समान है। हालांकि इतने छोटे आकार के साथ मुझे डर है कि यह मेरी साधना को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। अर्जुन सफेद ज्वाला बिजली की शक्ति का सामना कर सकता था, इसलिए वह आसानी से अपने हाथ में छोटी बर्फ बिजली लेकर खेल सकता था। इस वस्तु को अवशोषित करने के लिए उसे बिजली के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे होने वाले लाभ भी बहुत ज्यादा नहीं थे। छोड़ो भी, मच्छर का पैर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही है। चलो पहले उसे खा लेते हैं। अर्जुन ने छोटी बर्फीली बिजली को अपने हाथ में थाम लिया और वज्र के 9 रूपांतरणों को प्रसारित किया। उसने उस छोटी बर्फ सफेद वज्र गेंद को अपने शरीर में खींच लिया और उसके लिए लड़ने लगा। अतीत में अर्जुन को दिव्य बिजली की शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपनी युआन क्यूई का उपयोग करना पड़ा था, लेकिन ऐसा करना अभी भी बहुत कठिन था।
बिजली के 9 रूपांतरणों ने अर्जुन को संगत ज्ञान प्रदान नहीं किया। इसने उसे यह भी नहीं बताया कि अर्जुन द्वारा एक दिव्य बिजली को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद उसे अन्य दिव्य बिजली को अवशोषित करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका कारण यह था कि स्वर्गीय वज्र मार्शल राजा ने एक भी दिव्य बिजली को सफलतापूर्वक अवशोषित नहीं किया था। अर्जुन को अगला रास्ता तलाशने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। अगर मैं दिव्य वज्र की शक्ति को अवशोषित करने के लिए वज्र के 9 रूपांतरणों को प्रसारित करने के लिए अपने सार का उपयोग कर सकता हूं, तो मेरे शरीर में पहले से ही श्वेत ज्वाला बिजली मौजूद है। क्या मैं इस छोटी बर्फीली बिजली को अवशोषित करने के लिए सार के बजाय श्वेत ज्वाला बिजली का उपयोग कर सकता हूं? अर्जुन के मन में आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण कौंधी थी। अगर वह सचमुच ऐसा कर पाता तो यह उत्तम होता। जैसे जैसे वह भविष्य में और भी दिव्य बिजली के रूपों को आत्मसात करता, उसकी 9 रूपांतरण बिजली झटका तकनीक और भी शक्तिशाली होती जाती। यह सोचकर उसने तुरंत प्रयास किया। छोटी बर्फ की गड़गड़ाहट पहले ही उसके शरीर में समा चुकी थी, लेकिन इस समय उसने अभी तक अर्जुन के सामने समर्पण नहीं किया था और अर्जुन के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रही थी। अर्जुन की आंखें हल्की सी झपकीं जब उसने अपनी सारी युआन क्यूई अपने आध्यात्मिक सागर में वापस ले ली, और फिर उसने पूरी तरह से सफेद ज्वाला जलती हुई बिजली को सक्रिय कर दिया, जो धीरे धीरे उसके आध्यात्मिक सागर में घूम रही थी। सफेद बिजली तुरंत फट गई और अर्जुन के शरीर में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। बिजली की शक्ति ने तुरंत अर्जुन के मेरिडियन को भर दिया और पागलों की तरह छोटे बर्फ के गर्जन की ओर दौड़ पड़ी। इस तरह अर्जुन का गुप्त क्षेत्र भी प्रकट हुआ, जिसने उसके मार्शल आर्ट क्षेत्र को स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ा दिया। सफेद ज्वाला बिजली ने तुरंत ही छोटी बर्फ बिजली के चारों ओर खुद को लपेट लिया और छोटी बर्फ बिजली पर एक भयंकर हमला किया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, यह सचमुच काम कर गया। मैं वास्तव में दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग करके थंडर के 9 परिवर्तनों को सक्रिय कर सकता हूं। यद्यपि छोटी बर्फ की गड़गड़ाहट सफेद ज्वाला बिजली के समान शक्तिशाली थी, लेकिन इसका आकार सफेद ज्वाला बिजली से कई 100 गुना छोटा था। उसे संघर्ष करने का भी मौका नहीं मिला और वह श्वेत ज्वाला बिजली द्वारा निगल लिया गया। दूसरी ओर अर्जुन का क्षेत्र तुरंत ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 4थे स्तर से बढ़कर 5वें स्तर पर पहुंच गया था। अपने गुप्त क्षेत्र के अलावा वह पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। उसी समय छोटी बर्फ बिजली और सफेद ज्वाला बिजली दोनों अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में लौट आईं। बिजली का एक बड़ा और एक छोटा गोला विशाल आध्यात्मिक सागर में धीरे धीरे घूमता हुआ अर्जुन के शरीर का हिस्सा बन गया। सफलता! सचमुच सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। उसे उस छोटी सी बर्फीली बिजली को अवशोषित करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि अर्जुन अचंभित रह गया। इससे पहले कि वह मानसिक रूप से तैयार होता, लिटिल आइस लेई पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी थी। इस छोटी बर्फीली बिजली को एक कर्षण के रूप में इस्तेमाल करने के बाद क्या भविष्य में बर्फीली बिजली का असली शरीर मिलने के बाद यह अधिक आसानी से अवशोषित हो जाएगी? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। मालिक, जल्दी से देखो, लगता है इस दीवार पर कुछ है। स्लॉटर लक अचानक दूर से चिल्लाया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। इस स्लॉटर लक ने खुद को फिर से मास्टर कहा, लेकिन अब वह इन छोटी मोटी बातों में उलझने के मूड में नहीं था, इसलिए वह जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा। महल की दीवार पर नीली बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन वह नीली बर्फ भी पारदर्शी थी। गौर से देखने पर दीवार पर कुछ हथियारों से उकेरे गए शब्द और आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती थीं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत छोटी बर्फ की गड़गड़ाहट की शक्ति छोड़ दी और दीवार पर जमी सारी बर्फ को सोख लिया। छोटी बर्फ बिजली ठंडी ऊर्जा छोड़ और सोख सकती थी। यह कार्य अभी भी बहुत उपयोगी था। यह है। अर्जुन ने दीवार पर लिखे शब्दों और चित्रों को देखा
और दंग रह गया। यह एक मार्शल कौशल प्रतीत होता है, और यह एक बिजली विशेषता मार्शल कौशल भी है। अर्जुन ने दीवार पर लिखे शब्दों को आश्चर्य से देखा। वे स्पष्ट रूप से मानसिक मंत्र थे, लेकिन कोई ऐसी जगह की दीवार पर युद्ध कौशल की कलाकृति क्यों उकेरेगा? अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, आह, मैं समझ गया। यह उस वरिष्ठ द्वारा छोड़ा गया होगा जो आइस लाइटनिंग ट्रूसेंट को ले गया था। अन्य लोग बिजली के 9 रूपांतरणों से भयभीत नहीं होंगे। वे अर्जुन जैसी विश्व विनाशक दिव्य बिजली से आसानी से निपट नहीं पाएंगे। अर्जुन ने यहां जमे हुए लोगों के अनुसार इस बारे में सोचा। जिन वरिष्ठों ने बर्फीली बिजली वाले सच्चे संत को छीन लिया, वे अर्ध संत विशेषज्ञ या स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। हालांकि यदि ऐसा विशेषज्ञ यह नहीं जानता कि दिव्य बिजली को कैसे वश में किया जाए, तो दिव्य बिजली को वश में करना बहुत कठिन होगा। इसीलिए उस वरिष्ठ ने बर्फ की गड़गड़ाहट के लिए बिजली से प्रेरित एक युद्ध कौशल का निर्माण किया था। उसका एकमात्र उद्देश्य इस युद्ध कौशल का उपयोग करके बर्फ की गड़गड़ाहट को दूर भगाना था। हालांकि दीवार पर लिखे शब्द और चित्र पूरे युद्ध कौशल की तरह व्यवस्थित नहीं थे, बल्कि वे बहुत अव्यवस्थित थे। यह उस वरिष्ठ का अनुभव होना चाहिए। अर्जुन ने दूसरी दीवार की तरफ देखा। वह भी किसी युद्ध कौशल का बेढंगा वर्णन था। फिर उसने तीसरी दीवार की तरफ देखा। वह अब भी वैसी ही थी। जब उसने चौथी दीवार को देखा, तो अर्जुन को अचानक पता चला कि दीवार के कोने में शब्दों का एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मंत्र से संबंधित नहीं था। यह पैराग्राफ वास्तव में एक सुसाइड नोट था। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि यह अकल्पनीय था। काफी समय बाद यह कोई अर्ध संत या स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था जिसने हिम वज्र क्षेत्र का असली शरीर छीन लिया था, बल्कि यह तो कोई प्रारंभिक दिव्य मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार ही था। इस मार्शल कलाकार द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार थी। इस व्यक्ति को संयोग से बर्फीली बिजली की खबर मिली और उसने यह स्थान खोज लिया। हालांकि उसके पास बिजली की मेरिडियन प्रतिभा नहीं थी, न ही उसके पास दिव्य बिजली को वश में करने की तकनीक और युद्ध कौशल था। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसके पास जबरदस्ती बिजली सी मेरिडियन मार्शल स्किल बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल स्किल ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में कोई लिख सके। यह व्यक्ति 17 साल तक महल में रहा था। अनगिनत अभ्यासों और प्रयासों के बाद उसने आखिरकार एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय श्रेणी की लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल स्किल तैयार कर ली। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसका दिल दहल गया। 17 साल के एकांतवास के बाद उसने एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय श्रेणी की बिजली की मेरिडियन मार्शल स्किल विकसित की थी। यह कितना साहसी और धैर्यवान था। पढ़ते रहते हैं। इस व्यक्ति को अपने युद्ध कौशल पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे नहीं पता था कि अगर उसने इस युद्ध कौशल का इस्तेमाल करके दिव्य बिजली को अंधाधुंध वश में कर लिया तो क्या होगा। उन्होंने ये शब्द अपने अंतिम शब्दों के रूप में छोड़े और अपने कनिष्ठों को चेतावनी दी कि यदि कोई इस स्थान को ढूंढ ले और दिव्य बिजली को ले जाने की योजना बनाए, तो वे उनके युद्ध कौशल में सुधार कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, चूंकि मूल आइस थंडर लॉर्ड गायब हो गया है, इसका मतलब है कि यह वरिष्ठ वास्तव में सफल हो गया है। दूसरे शब्दों में, यह स्वर्गीय ग्रेड बिजली मेरिडियन मार्शल कौशल स्थापित किया जा सकता है। अध्याय 728। इस खोज ने अर्जुन को सचमुच बहुत खुश कर दिया। अगर उसे आइस थंडर का असली शरीर मिल जाता तो उसकी खुशी आज की तुलना में भी कम होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक अर्जुन ने कई शक्तिशाली युद्ध कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि ये युद्ध कौशल अर्जुन के बिजली मेरिडियन गुणों से मेल नहीं खाते थे। अब तक उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक लाइटनिंग रशिंग सेबर तकनीक थी, जिसे उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बाद बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे लाइटनिंग ड्रैगन सेबर तकनीक में बदल दिया था
फिर भी यह लाइटनिंग रशिंग सेबर तकनीक का ही ढांचा थी। इस प्रकार की बिजली युक्त कृपाण तकनीक केवल एक आध्यात्मिक वस्तु थी। इसका प्रयोग तब से हो रहा था जब वह ज़ाइनटियन क्षेत्र में था। यद्यपि दिव्य बिजली अनमोल थी, लेकिन सच्ची बिजली से युक्त मार्शल कौशल दुनिया में दुर्लभ थे। खासकर दीवार पर मार्शल आर्ट, यह एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय मार्शल आर्ट था। यह पहले से ही सबसे शक्तिशाली यिन यांग वू तकनीक के समान स्तर का था, जिसमें अर्जुन ने महारत हासिल की थी। लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल स्किल, यह वास्तव में एक लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल स्किल है। अर्जुन इतना उत्साहित था कि वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। लाइटनिंग रशिंग सेबर तकनीक खराब नहीं थी, लेकिन अब यह बहुत ही खराब लग रही थी, जिससे भव्य हॉल में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था। जब एजियोर ड्रैगन समुद्र में गया, तो वह अंततः आगे बढ़ने का एक जरिया भर था। इसमें कोई रहस्य नहीं था। जिंगलोंग याओरी की तो बात ही छोड़िए, यह तो बेहद ही घटिया था। यह एक और दो तीन का बेवकूफी भरा जोड़ था। अब जबकि अर्जुन स्वर्ग मूल क्षेत्र में चढ़ गया था, वह पहले से ही इस तरह के आत्मा ग्रेड मार्शल कौशल से थोड़ा असहज था। यदि अतीत में अर्जुन की तुलना एक छोटी गाड़ी से की जाती थी और थंडर रशिंग सेबर तकनीक की तुलना एक गाय से की जाती थी, तो एक छोटी गाड़ी को खींचने वाली यह गाय पर्याप्त से अधिक थी। लेकिन अब अर्जुन एक कार नहीं, बल्कि एक पत्थर बन गया था। गाय के लिए इस पत्थर को खींचना बेहद मुश्किल होगा। अर्जुन एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत चारों दीवारों पर लगे सभी चित्रों और शब्दों को व्यवस्थित कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। इससे पहले जब वह हावरन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में कैद था, तब भी उसने युवावस्था में स्वर्गीय दाओ वृद्ध पुरुष के प्रेरणात्मक निबंधों को छांटा था, इसलिए उसके पास अभी भी कुछ अनुभव था। अर्जुन की समझ के अनुसार उसने सीनियर द्वारा दीवार पर छोड़े गए सभी चित्रों और मंत्रों को कुछ खाली भेड़ की खाल के स्क्रॉल पर कॉपी कर लिया। इसके बाद उन्होंने भेड़ की खाल से लिखे गए स्क्रॉलों का प्रूफ पढ़ा और असफल तथा त्यागे गए मंत्रों को हटा दिया। फिर जो कुछ बचा वह प्रभावी मंत्र था, और उन्होंने इन मंत्रों के संदर्भ के अनुसार क्रम का निर्णय लिया। इस काम में उसे महल में पूरा दिन और रात लग गया। तब जाकर उसने महल को साफ सुथरा किया। सभी प्रभावी मंत्रों को एक साथ जोड़ने पर एक स्क्रॉल भर जाएगा। जहां तक उन चित्रों का प्रश्न है, वे मंत्र द्वारा दर्शाए गए चालों पर आधारित थे। निर्वाण ड्रैगन आत्मा। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि इस उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड मार्शल कौशल को निर्वाण ड्रैगन आत्मा कहा जाता था। इस मार्शल कौशल के कुल 4 स्तर थे। पहले स्तर के लिए स्वर्ग सार के 8वें स्तर की साधना आवश्यक थी। दूसरे स्तर के लिए स्वर्ग स्कायर के पहले स्तर की साधना आवश्यक थी। तीसरे स्तर के लिए स्वर्ग स्कायर के तीसरे स्तर की साधना आवश्यक थी, और चौथे स्तर के लिए स्वर्ग स्कायर के 5वें स्तर की साधना आवश्यक थी। चौथे चरण के 4 चरण थे, और प्रत्येक चरण का पहला शब्द था मौन, विनाश, ड्रैगन, आत्मा। अर्जुन की वर्तमान सामान्य अवस्था स्वर्गीय युवान क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर थी। तार्किक रूप से उसके लिए साधना करना असंभव था। हालांकि उसके गुप्त क्षेत्र के मुक्त होने के बाद वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया। वह पहले से ही टर्मिनेटर ड्रैगन सोल मार्शल स्किल के पहले स्तर की साधना कर सकता था। इस निर्वाण ड्रैगन सोल के प्रथम स्तर के मार्शल कौशल को ड्रैगन स्पिरिट रैपिंग कहा जाता था। छवि में वर्णन के अनुसार यह भारी मार्शल कौशल बिजली की शक्ति के साथ एक बिजली ड्रैगन बनाने में सक्षम था, और यह बिजली ड्रैगन को भी चला सकता था। युद्ध कौशल का यह संग्रह छोड़कर आए वरिष्ठ ने दिव्य बिजली को अपने हाथों से छूने की हिम्मत नहीं की। दिव्य बिजली को लुढ़काने के लिए बिजली के अजगर का इस्तेमाल करना एक चतुर तरीका माना जाता था। अर्जुन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और निर्वाण ड्रैगन आत्मा की साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे वह साधना करता गया, उसे धीरे धीरे इस युद्ध कौशल के रहस्य समझ में आने लगे। टर्मिनेटर ड्रैगन सोल का पहला स्तर ड्रैगन स्पिरिट के इर्द
गिर्द घूमता था। अर्जुन को बिजली के गुणों वाला एक छोटा सा बिजली का ड्रैगन बनाना था। यह बिजली का ड्रैगन केवल 5 मीटर लंबा था और असली सार इसमें ही छिपा था। यह बिजली ड्रैगन केवल ड्रैगन के आकार का युआन क्यों ही नहीं रख सकता था, इस तरह इसमें कुछ भी मूल्यवान नहीं होगा। इसके बजाय उसे अर्जुन की आवश्यकता थी, जो उसकी इच्छा शक्ति को बिजली के ड्रैगन के साथ जोड़ दे और उसे अस्थायी जीवन शक्ति दे। यह सबसे कठिन कदम है। अर्जुन अर्थ जैसी चीज के बारे में जानता था। यह चीज बहुत अमूर्त थी। आप कह सकते हैं कि अर्थ एक तरह का विश्वास था, या इसे ताओ हृदय का एक ठोस रूप भी कहा जा सकता था। फेंग झाओ की पहले ही इरादा सीख चुका था। उसका इरादा तलवार का इरादा था। 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में फेंग झाओ की और स्प्रेड आउट ने तलवार के दांव पर एक शानदार लड़ाई लड़ी थी। अंत में जो लड़ा वह तलवार के इरादे से ज्यादा मजबूत था। अंतर्दृष्टि कोई युद्ध तकनीक नहीं थी, न ही यह युआन क्यूई या शारीरिक फिटनेस का कोई प्रकार थी। यह तो बस दाव हृदय को प्रदर्शित करने का एक विशिष्ट तरीका था। फेंग झाओकी के हथियार और युद्ध कौशल बिल्कुल उसी तरह की ताकत थे। वे यूं ही नहीं बदल जाते थे, लेकिन जब वह तलवार का इस्तेमाल करते थे तो उनका शरीर मानो फौलाद जैसा हो जाता था, फैला हुआ स्टील की तरह। दिल बस तलवार इरादे की शक्ति थी। ड्रैगन आत्मा उलझाव अर्जुन के युआन क्यूई में इरादा रखने की एक विधि थी, जिससे बिजली ड्रैगन को बहुत मजबूत किया जा सके। अर्जुन ने पहले ही 3 मार्शल कलाकार आत्माओं में से अंतिम 2 में महारत हासिल कर ली थी और अब उसके पास केवल एक की कमी थी। मैं ड्रैगन के इरादे को कैसे समझूं? अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लाल ड्रैगन कृपाण को अपने घुटनों पर रखा और दोनों हाथों से धीरे धीरे ब्लेड को सहलाया। ब्लेड के अंदर ड्रैगन के खून की एक बूंद थी। चाहे चलना हो, खाना हो, सोना हो या नहाना हो, तलवारबाज हमेशा अपनी तलवारें पहने रहते थे। कई सालों की जानकारी और समझ के बाद बहुत कम लोग ही तलवार के इरादे को समझ पाए। जहां तक अर्जुन की बात है, वह हमेशा लाल ड्रैगन कृपाण का इस्तेमाल करता था। उसने इस काम के लिए कृपाण को अपने साथ रखने की भी पूरी कोशिश की। इस समय उसकी आत्मा ड्रैगन के खून की बूंद को महसूस करने और समझने के लिए ब्लेड में विलीन हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। स्लॉटरलक बहुत शांत था। वह महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर अर्जुन की ओर देख रहा था। वह जानता था कि अर्जुन एक नाजुक दौर से गुजर रही है और उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। 1 घंटा बीत गया और अर्जुन हिली नहीं। 3 घंटे बाद अर्जुन एक ध्यानमग्न वृद्ध भिक्षु की तरह वहां बैठा था। 10 घंटे बाद भी अर्जुन स्थिर रहा। यदि स्लॉटरलक ने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी होती तो वह सोचता कि अर्जुन मर चुका है। विशाल महल के भीतर सन्नाटा था। केवल हल्की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 16 घंटे बीत चुके थे और स्लॉटरलक थोड़ा बेचैन होने लगा था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन पागल हो गया है या नहीं, लेकिन उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 24 घंटे बीत गए। 1 दिन और 1 रात के बाद अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलते ही उनसे एक अनोखी आभा निकली। इस स्वभाव ने स्लॉटरलक को लगभग घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने अर्जुन को डर से देखा। इसका कारण यह था कि अर्जुन की आभा पहले के विशालकाय हिम ड्रैगन के ड्रैगन कंकाल के समान थी। ड्रैगन का इरादा। अर्जुन की आंखों में सचमुच एक हरा साया चमक उठा, मानो किसी ने लकड़ी के दरवाजे में एक छोटा सा छेद करके बाहर झांका हो। तभी एक नीला ड्रैगन धीरे धीरे दरवाजे के पास से तैरता हुआ निकल गया। अर्जुन अचानक चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ उठाया। धमाका, गड़गड़ाहट का एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरा महल हिल गया। भयानक बिजली एक 5 मीटर लंबे वज्र अजगर में बदल गई। अध्याय 729। अर्जुन ने पहले ही अपने छिपे हुए क्षेत्र को सक्रिय कर लिया था, जिससे वह अस्थायी रूप से स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया। परिणामस्वरूप 5 मीटर लंबा बिजली ड्रैगन धीरे धीरे अर्जुन के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इरादा। अर्जुन की आंखों में हरी रोशनी की एक किरण चमक उठी।
उसका ड्रैगन वाला इरादा तुरंत थंडर ड्रैगन के शरीर में समा गया। धुंधला थंडर ड्रैगन तुरंत साफ हो गया, मानो वह कोई छोटा ड्रैगन हो जो हरी रोशनी बिखेर रहा हो। यहां तक कि छोटे नीले अजगर ने भी अपनी आंखें खोल दी, जो अतुलनीय अत्याचारी चमक से चमक रही थीं। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। ड्रैगन आत्मा बिखर गई। छोटा नीला ड्रैगन एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकला और विस्फोट के बीच में महल की सामने की दीवार सीधे टुकड़ों में बिखर गई और मलबा हर जगह उड़ गया। इस महल की दीवारें पहले के बर्फ के दरवाजों जितनी मजबूत थीं। जिस महल को हिलाने से बचने के लिए अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, उसकी दीवारें ही चकनाचूर हो गईं। अर्जुन खुद हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बिजली के अजगर की टक्कर से इतनी विनाशकारी शक्ति आएगी। ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक। अर्जुन फिर गरजा। उसने हाथ में एक बड़ी कृपाण पकड़ी और अपने सामने जोरदार वार किया। एक बड़ी अर्धचंद्राकार कृपाण बत्ती निकली और बिजली का ड्रैगन फुफकारता हुआ उड़ गया। पूरे बिजली के ड्रैगन ने कृपाण बत्ती को पीछे से पकड़ लिया और उसे काटकर उसे बाहर धकेल दिया। इस बार बिजली वाले ड्रैगन की शक्ति ड्रैगन स्पिरिट शैटरिंग से भी ज्यादा तेज थी। उसने ब्लेड की रोशनी को सीधे अपने तीखे दांत समझ लिया। अर्जुन की कृपाण की रोशनी पहले तो महल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन अब वज्र ड्रैगन ने कृपाण की रोशनी को काट लिया और आगे की ओर दौड़ा। उसने महल की दूसरी दीवार को चीरते हुए एक धमाके के साथ चीर डाला। दीवार काटते चाकू की चिकनाई किसी रसोई के चाकू जैसी थी जिसे जलाकर लाल कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उबलते पानी में नरम टोफू काट रहा हो। इसे आसानी से बयां करना थोड़ा मुश्किल था। अरे बाप रे! अर्जुन को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उसने अपने हाथ छाती पर रखे और चिल्लाया, ड्रैगन स्पिरिट स्टील। बिजली का ड्रैगन फुफकारता हुआ वापस उड़ गया और अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी अर्जुन के शरीर के बाहर एक गोलाकार वायु कवच प्रकट हुआ। बिजली का ड्रैगन तेजी से उस वायु कवच के ऊपर से ऊपर नीचे चक्कर लगाता हुआ तैरने लगा। भाग्य का वध करो। मुझ पर हमला करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली साधन का उपयोग करो, अर्जुन चिल्लाया। स्लॉटर लक ने पहले ही लाइट सेवरिंग फिस्ट का पहला स्तर सीख लिया था। वह तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा और एक धीमी दहाड़ लगाई। स्लॉटर लक की दाहिनी मुट्ठी से अचानक एक खामोश विस्फोट हुआ। उस भयानक मुट्ठी में जबरदस्त विनाशकारी शक्ति थी, जो स्वर्गीय युवान क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के किसी भी मार्शल कलाकार को आसानी से चकनाचूर कर सकती थी। भिन भिनाओ। हालांकि जब स्लॉटर लक अर्जुन की ड्रैगन स्पिरिट स्टील शील्ड पर उतरा, तो उसने वास्तव में एक प्राचीन घंटी पर लकड़ी के हथौड़े से प्रहार करने जैसी ध्वनि निकाली। दूसरी ओर स्लॉटर लक खुद बुरी तरह से पलट गया। पेंग की आवाज दीवार से टकराकर वापस लौट आई। जमीन पर गिरते ही उसने मुंह में खून की बड़ी बड़ी उल्टी की। अर्जुन हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन स्पिरिट स्टील स्लॉटर लक को सचमुच चोट पहुंचा देगा। इसलिए उसने जल्दी से ढाल हटा ली। कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? अर्जुन जल्दी से दौड़कर आया और अपनी हथेली स्लॉटर लक की पीठ पर रख दी और नौ पवित्रता ब्रह्मांड कला को स्लॉटर लक को अनंत काल तक भेज दिया। स्लॉटर लक ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी ताकत से ही वापस आ गया। मैंने अपने अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी अर्जुन को राहत महसूस हुई। साथ ही उसका दिल भी अतुल्य सदमे में था। ड्रैगन स्पिरिट स्टील का बचाव इतना चौंकाने वाला था। निर्वाण। ड्रैगन सोल का पहला स्तर ड्रैगन स्पिरिट रैपिंग था। ड्रैगन स्पिरिट रैपिंग 3 प्रकार की होती थी: ड्रैगन स्पिरिट शैटरिंग, ड्रैगन स्पिरिट स्लैश और ड्रैगन स्पिरिट स्टील। पहली 2 चालें आक्रामक मार्शल कौशल थीं, जबकि तीसरी चाल रक्षात्मक मार्शल कौशल थी। अर्जुन की दिव्य बिजली मेरिडियन प्रतिभा के तहत एक उच्च ग्रेड स्वर्गीय ग्रेड बिजली मेरिडियन मार्शल कौशल ने वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति प्रदर्शित की। सीनियर के वर्णन के अनुसार निर्वाण ड्रैगन आत्मा की शक्ति
इस स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ऐसा अर्जुन की दिव्य प्रतिभा की शक्ति के कारण था। हु अर्जुन ने अपनी आभा को शांत किया और स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर लौट आया। अद्भुत, सचमुच शक्तिशाली। टर्मिनेटर ड्रैगन सोल की शक्ति अर्जुन की सभी मार्शल तकनीकों और तकनीकों से कहीं बढ़कर थी। बेशक क्लेश मुक्त उंगली को हटाना पड़ा। इस तरह की उंगली तकनीक को स्तर या शक्ति के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता था। सफलता का ताज पहनाओ। अर्जुन अतुलनीय रूप से सहज महसूस कर रही है। आखिरकार मेरे पास अपना उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। एक बिजली गुणित मार्शल कौशल। बधाई हो गुरुजी। अर्जुन के लिए भी वध का भाग्य सचमुच खुश था। मुझे मास्टर मत कहो, हमारे नियम मत भूलना। अर्जुन अच्छे मूड में था और उसने स्लॉटर लक की फिसली हुई जबान पर ध्यान नहीं दिया। यह टूट गया है। जब वह खुश था, अर्जुन ने अचानक उसकी जांघ थपथ पाई और कहा, अरे ये तो बहुत बुरा है। क्या बात है? स्लॉटर लक ने जल्दी से पूछा। सेक्ट रैंकिंग टूर्नामेंट। अर्जुन ने कहा, धिक्कार है, हमने यहां बहुत समय बर्बाद कर दिया है। मुझे डर है कि हम सेक्ट रैंकिंग टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। चलो जल्दी से मेरे पीछे 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप पर वापस चलो। अर्जुन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने तुरंत स्लॉटर लक का सहारा लिया और बाहर भाग गया। उसकी सारी तैयारी संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए थी। गहन आकाश संप्रदाय को हराने के लिए अगर वह उसे पकड़ नहीं पाया तो क्या यह समय की बर्बादी नहीं होगी? जैसे ही अर्जुन दौड़ा, उसने स्लॉटर लक को समझाया कि संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट क्या था। यह सुनकर स्लॉटर लक को भी लगा कि समय खत्म हो रहा है। अर्जुन, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, भाग्य ने दहाड़ते हुए कहा। क्या? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि स्लॉटर लक का क्या मतलब है। भाग्य को कुछ भी कहने का समय नहीं मिला। उसने अर्जुन को अपनी पीठ के बल लिटाया और वह भेड़िए की तरह चारों पैरों पर दौड़ता हुआ नीचे गिर पड़ा। वह गति अर्जुन के शब्दों में, हे भगवान! कत्लेआम पहले ही उन्मत्त अवस्था में पहुंच चुका था। उसके पूरे शरीर से लाल रक्त बह रहा था और उसका पूरा शरीर एक काली छाया में बदल गया था। एक पल में वह स्वर्ग के गड्ढे से बाहर निकला और विशाल बर्फीले मैदानों पर बेतहाशा दौड़ा। धमाका! एक हिंसक विस्फोट के साथ स्लॉटर लक के कंधों पर एक शंक्वाकार ध्वनि अवरोध प्रकट हुआ। जल्दी, बहुत तेज। कत्लेआम अभी भी तेज हो रहा था। उसकी गति पहले ही 600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन के फ्लैश स्टेप्स से भी तेज। अर्जुन ने स्लॉटर लक के शरीर पर लगे ध्वनि अवरोधक को चौंक कर देखा। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। दरअसल जब अर्जुन हवा में उड़ता था तो ध्वनि अवरोध पैदा करने के लिए यह पर्याप्त था। हालांकि जब कोई मार्शल कलाकार तेज गति से उड़ता था तो उसे हवा के प्रतिरोध को झेलने में मदद के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके एक अर्धगोलाकार ढाल बनानी पड़ती थी। इससे ध्वनि अवरोध बनने से रोका जा सकता था। हालांकि स्लॉटर के पास युआन क्यूई का कोई भाग्य नहीं था। हवा को चुनौती देने के लिए उसे पूरी तरह अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। विशाल बर्फीले मैदानों पर क्षितिज से एक छाया आई और पलक झपकते ही वह क्षितिज के दूसरे छोर से गायब हो गई। विशाल बर्फीले मैदानों से बर्फ की धुंध की एक लट उड़ रही थी। इससे पहले कि बर्फ की धुंध उठ पाती, स्लॉटर लक बिना कोई निशान छोड़े ही चला गया था। वह दौड़ रहा है। उसका पूरा शरीर एक अजेय युद्धरथ था। जब वध भाग्य अर्जुन को चरम फ्रॉस्ट गुप्त क्षेत्र के जंगल में लाया तो वह एक तेज तलवार की तरह था जो सीधे जंगल में घुस गया। रास्ते में सभी पेड़ कत्लेआम के कारण बर्फ के ढेर में तब्दील हो गए। चरम शीत गुप्त क्षेत्र के भद्दे राक्षसों का भी यही हश्र हुआ। उन्होंने बस तीव्र गति को भांप लिया था और नरसंहार को रोकने के लिए आगे बढ़ गए थे। वध भाग्य ने पहले ही राक्षसों को कुचल दिया था। सभी राक्षसों को एक सीधी रेखा में पाउडर में कुचल दिया था। अर्जुन दंग रह गया।
अध्याय 730। सावधान सावधान। अर्जुन ने जल्दी से स्लॉटर की गर्दन पर अयाल पकड़ लिया और चिल्लाया, ओर्क्स को मत मारो। स्लॉटर लक ने पलटकर कहा, चिंता मत करो, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, मैं ऑक्स को चकमा दे दूंगा। जब तक उन्होंने यह कहा तब तक वे दोनों पहले ही चरम हिमगुप्त क्षेत्र में गहराई तक जा चुके थे और बर्फ के मैदानों का दूरस्थ केंद्र बिना किसी निशान के फेंक दिया गया था। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। पता चला कि इस स्लॉटर लक की इतनी गति तब थी जब वह पूरी गति से दौड़ रहा था। क्या वह इस प्रकार की शारीरिक फिटनेस पर भरोसा करके विशाल उत्तरी महासागर को पार करने में सक्षम था? उत्तरी महासागर कितना बड़ा था? अगर वह कोई सैन्य हवाई जहाज भी होता तो उसे पार करने में 1 महीना लग जाता। क्या यह अच्छा नहीं है? अर्जुन हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस व्यवहार को स्लॉटर लक के खिलाफ नस्लीय भेदभाव माना जाएगा या नहीं। उन्होंने स्लॉटर लक को मित्र की तरह माना, लेकिन यह स्पष्ट था कि स्लॉटर लक की भूमिका निश्चित रूप से एक सवारी थी। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। स्लॉटर की किस्मत बेतहाशा दौड़ी। उसने कहा, मैं मूलतः एक ऑर्क हूं और इस रूप में दौड़ना भी मेरी सामान्य आदतों में से एक है। क्या मास्टर ने कभी किसी और को उठाया है? अगर इंसानों को उठाना सवारी माना जाए तो यह ऑक्स के खिलाफ भेदभाव होगा। स्लॉटर लक बहुत होशियार था। वह इंसानों के समाज में पला बढ़ा था। वह न सिर्फ इंसानों जैसी भाषा बोलता था, बल्कि उसके विचार भी उससे अलग नहीं थे। अर्जुन को वध के भाग्य से अवाक कर दिया गया था, इसलिए वह केवल हार मान सकता था। स्लॉटर लक को संपूर्ण एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट क्षेत्र में प्रवेश करने में केवल 1 घंटा लगा तथा स्नो ईगल सिटी तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। वह अभी भी बेतहाशा दौड़ रहा था। उसकी सहन शक्ति अंतहीन लग रही थी। अर्जुन का मानना था कि अगर उसकी युआन क्यूई पूरी तरह से सक्रिय हो जाए और वह अपनी अधिकतम गति से उड़े तो भी कुछ घंटों बाद उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। उसे रुककर आराम करना होगा, लेकिन स्लॉटर भाग्य ने साथ नहीं दिया। वध भाग्य अभी भी अपनी चरम जीवन शक्ति को बनाए रखा। इस तरह की शारीरिक फिटनेस अर्जुन की पहुंच से बाहर थी। अर्जुन शुरू में शैडो स्टेप्स को स्लॉटर लक को सौंपना चाहता था, लेकिन अब लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्लॉटर लक की गति पहले ही 600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो शैडो स्टेप से भी तेज थी। हालांकि अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और पाया कि उसने एक सामान्य ज्ञान की गलती की थी। एक व्यक्ति जो 600 मीटर प्रति सेकंड की सीमा तक दौड़ सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी चकमा देने और कम दूरी की चाल इस शिखर तक पहुंच सकती थी। यह ऐसा है जैसे आप 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकते हैं, औसतन 10 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या आप बेडरूम के दरवाजे से बेडरूम के सबसे ऊपरी हिस्से से 10 मीटर प्रति सेकंड दौड़कर बाहर निकल सकते हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह पल भर में गायब हो गया? इसमें त्वरण समस्या शामिल है। अर्जुन के मन में तरह तरह के अजीब विचार आने लगे। एक दिन से भी कम समय में यह नरसंहार पूरे उत्तरी महासागर महाद्वीप में फैल चुका था और इसने अर्जुन को समुद्र की सतह पर बेतहाशा दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। वह स्लॉटर लक ध्वनि अवरोध के सामने खड़ा था, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ रहा था। उसके पैरों के नीचे समुद्र जमीन से अलग नहीं था। वह पानी पर बेतहाशा दौड़ सकता था। नहीं नहीं, अर्जुन ने जल्दी से स्लॉटर लक के कंधे पर थपथपाया और कहा, वापस जाओ, हमें बंदरगाह पर आधिकारिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल लेना है। वध का भाग्य तेज था, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, क्या वह टेलीपोर्टेशन सरणी से भी तेज हो सकता था? उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र 2 बिल्कुल अलग क्षेत्र थे और उनके बीच एक मध्य मैदान था। उनके बीच की दूरी कितने मील थी? मुझे डर है कि इसे अरबों में नापना पड़ेगा। करोड़ों मील दूर। भले ही भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाए, वह बच नहीं पाएगा। भाग्यवश अर्जुन उसी मार्ग पर वापस आ गया और बंदरगाह के आधिकारिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर वापस आ गया। हालांकि
अर्जुन को एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि आधिकारिक टेलीपोर्टेशन सरणी के प्रभारी कर्मचारियों को स्लॉटर लक द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, एक वेयरवोल्फ के रूप में। हालांकि स्लॉटर लक केवल 7 मीटर लंबा था और ऑक्स हेड और टाइगर मैन की तुलना में बहुत दूर था। मानव दुनिया में ऐसी ऊंचाई दुर्लभ नहीं थी, लेकिन एकमात्र थी। जैसे ही नरसंहार शुरू हुआ, टेलीपोर्टेशन व्यूह के आस पास के सभी लोग घबरा गए। कुछ तो मदद के लिए चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। टेलीपोर्टेशन सरणी के प्रभारी श्रमिकों ने तुरंत अपने हथियार निकाले और अर्जुन और स्लॉटर लक को घेर लिया। स्लॉटर लक का चेहरा एक भयंकर रोशनी से भर गया और उसने एक दबी हुई दहाड़ लगाई। उसके मुंह के कोने से ठंडी रोशनी से चमकते 2 नुकीले दांत बाहर निकले। यह बिल्कुल वैसा ही भाव था जैसा किसी जंगली जानवर पर हमला करने से पहले भेड़िए का होता है। कर्मचारियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। स्लॉटर लक के सामने उनके सिर सिर्फ स्लॉटर लक के घुटनों तक ही पहुंच पा रहे थे। यह वेयरवुल्फ की झुकने की स्वाभाविक आदत का नतीजा था। जो कोई भी अर्जुन लियांग के हथियार पर हमला करने की हिम्मत करता था, वह स्लॉटर लक के अवचेतन का दुश्मन था। बूढ़े तू, घबराओ मत। अर्जुन ने स्लॉटर लक के बछड़े को थपथपाया। वह सिर्फ अपने बछड़े को थपथपा ही सका। जब उन कर्मचारियों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत राहत मिली। एक कर्मचारी ने अर्जुन से पूछा, क्या यह और आपका गुलाम है? साम्राज्य के आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि गैर मानव दास टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पिंजरों में भेजा जाना चाहिए। हालांकि ऑर्क्स को गुलामों के रूप में इस्तेमाल करना दुर्लभ था, लेकिन यह असामान्य नहीं था। कत्लेआम का पिछला मालिक कोई और नहीं बल्कि वही था। यह सुनने के बाद स्लॉटर लक ने अर्जुन से कहा, यदि आप एक पिंजरा खरीदते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं चुपचाप अंदर रहूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और कर्मचारियों से कहा, यह असंभव है। वध भाग्य मेरा गुलाम नहीं है, वह मेरा दोस्त है। कोई भी उसे पिंजरे में नहीं रख सकता। भाग्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर झुका लिया। वह चुप हो गया, मानो उसके हृदय में ज्वाला का एक गोला जल रहा हो। कभी नहीं किसी ने भी उसके भाग्य के लिए किसी से बहस नहीं की और न ही उस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जो एक वेयरवोल्फ के रूप में उसे मिलना चाहिए था। यदि आप उसे बंद नहीं करेंगे तो मुझे खेद है, हम आपके गुलामों को नहीं ले जाएंगे। स्टाफ के एक सदस्य ने कहा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में कहा, मैं दोहराता हूं, वह मेरा गुलाम नहीं है, वह मेरा दोस्त है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इंसान और ऑर्क दोस्त हैं? क्या तुम्हारा दिमाग उत्तरी महासागर के पानी में डूब गया है? मजदूर गुस्से से भर गए। आपने हमारे महान मनुष्यों को कलंकित किया है। इससे पहले कि कर्मचारी बोलना समाप्त कर पाते, अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, बूढ़े तू, उन सभी को समुद्र में फेंक दो। कत्लेआम ने अर्जुन को सदमे से देखा। उसके तुरंत बाद उसकी आंखों में अचानक आजादी और मानवीय गरिमा की चाहत उभर आई। भाग्य अचानक से प्रकट हुआ और एक विशालकाय आकृति भीड़ में आगे पीछे दौड़ने लगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक हाथ से स्लॉटर लक ने 4 या 5 स्टाफ सदस्यों को उठाया और उन्हें हवा में उछाल दिया। लोगों के टुकड़े क्षितिज पर छोटे छोटे काले बिंदुओं में बदल गए और पानी में गिर गए। इससे पहले कि सेना उन्हें दबाने के लिए आती, स्लॉटर लक ने पहले ही सभी कर्मचारियों से निपट लिया था और टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। कारवां, जो पहले से ही टेलीपोर्टेशन व्यू पर खड़े थे, इतने भयभीत हो गए कि वे एक के बाद एक बाहर भाग गए। एक व्यापारी ने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, दोस्त, कर्मचारियों के नियंत्रण के बिना आप टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? अर्जुन ने मंद मंद मुस्कुराकर उन लोगों की ओर हाथ हिलाया। उसके दिमाग में शून्य पत्थर सक्रिय हो गया और फिर वे दोनों अवशिष्ट प्रकाश की किरण में बदल गए और टेलीपोर्टेशन सरणी से गायब हो गए।
यह दृश्य देखकर कई व्यापारी हतप्रभ रह गए। क्या हो रहा है? उस बदमाश ने टेलीपोर्टेशन एरे को कैसे एक्टिवेट किया?